जो आजकल के जो पति हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे हम किसको जिम्मेदार मानेंगे, पत्नी को, समाज को या कानून को? तो महिलाओं के प्रति कानून हमेशा जो है थोड़ा सा झुका रहता है, उदार होता है, बट पुरुषों के लिए अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया। तो यहाँ पे कानून कहीं ना कहीं तो फेल्योर है ना कानून का। बॉयफ्रेंड के साथ डांस वांस वीडियो कर रही है अश्लीलता से, ठीक है, और फिर वो अपने पति को फॉरवर्ड करती है उस वीडियो को। पत्नियां ये पतियों के साथ कर रही है, क्या ये सामाजिक ट्रेंड चल गया है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? हमें फर्क नहीं पड़ता अगर एक औरत जल जाए, लेकिन एक पुरुष जब ड्राम में गया, हड़कंप मच गया है ना, तो एक तो ये पहलू है, ट्रेंड नहीं है। जो रेप केस करके जाते हैं या फिर मर्डर केसेस में तो हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि कैद हो गई, तो उनको अंदर किस तरीके की मारपीट या प्रताड़ना देखनी पड़ती है, झेलना पड़ता है। वो कल्प्रिट थोड़े से नॉर्मल हुए, उनका वो डिप्रेसिव केस थोड़ा कम हुआ, तब वो बताते थे कि मैम मैं तो मारता हूँ सबको, बहुत मारता हूँ। कोई भी अगर मुझे पता चल जाता है ना कि रेप क्या आया है केस में या ईव टीजिंग में आया है, कुछ भी ऐसा महिलाओं के प्रति क्राइम करके, स्पेशली रेप वगैरह, हम तो बहुत मारते हैं उसको चौड़े से। देखिए गैंग रेप के केस में तो फिर मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है। जो मैरिटल रेप होते हैं इसमें कितना अपराध माना जा सकता है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है, मैरिटल रेप जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे लॉ में नहीं दिया गया है। नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए पॉडकास्ट में। आज दोबारा से मैं आप सबके सामने कुछ सामाजिक रीतियों को लेकर के, सामाजिक पहलुओं को लेकर के हम इस एपिसोड में बात करेंगे। जैसे कि हमारे कुछ टाइम पहले हमारा एक पॉडकास्ट था जो कि स्वाति मैम के साथ था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर के, जिसमें हमने बहुत सारे मुद्दों को लेकर के बात की। आज स्वाति मैम के साथ हमारे साथ निष्ठा मैम भी जुड़ी हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है। तो आज का एपिसोड मैं इसलिए भी खास कह सकती हूँ कि समाज की कुरीतियों के साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे पास सॉल्यूशन भी साथ साथ है। तो मैम हमें उस चीज़ में भी हेल्प करेंगी। तो आइए देरी ना करते हुए मैं आपको अपने आज के दोबारा से मेहमानों से मिलवाती हूँ। नमस्कार स्वाति मैम। नमस्कार निष्ठा मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। तो स्वाति मैम तो हमसे मिल चुकी हैं, आप हमारे व्यूवर्स के लिए नहीं हैं, तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम आपसे ही शुरुआत करें। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं, हमारे जो फॉलोवर्स हैं, वो बेसिकली आपके बारे में थोड़ा जाने कि आप फ़िलहाल कहाँ पे वर्किंग हैं, कितना साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया है, ताकि जिन लोगों को नीड भी हुई तो वो आप तक पहुँच पाएँ। बिल्कुल मैम, मैं करेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग हूँ और मुझे 4 साढ़े 4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। बाकी मैं अपने एनजीओ अपरिमिता में कंटिन्यूसली फंक्शन हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लीगल फ्री एड देती हूँ। और जितने भी केसेस होते हैं लाइक ट्रांसजेंडर, LGBTQ, पॉक्सो, जितने भी केसेस हैं, वेमेंस सेक्सुअल हरासमेंट के या फिर डोमेस्टिक वायलेंस के, ये सारे केसेस मैं अपने एनजीओ में भी हैंडल करती हूँ और हमसे जो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट हो सकता है मैं वो रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ। तो हाल फिलहाल मैं शुरुआत आज की एक कड़वी सच्चाई से करूँगी। जो अभी हमने गुरुग्राम में एक केस देखा, आप एडवोकेट हैं और आप बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हमें ये जानना चाहूँगी कि एक पिता जो कि प्यार देता है, वो हत्यारा कैसे हो सकता है? शायद आप उस केस के बारे में जानते होंगे, जो कि टेनिस प्लेयर थी और उनके पिता ने सामाजिक बंधनों में आकर के उसकी हत्या कर दी। तो हम आज यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आप हमें थोड़ा बताइए इस बारे में कि सोसाइटी इस चीज़ से कैसे घिरती जा रही है। एक्चुअली अभी का ये खेल नहीं है। एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, बट उनका देहांत हो चुका है। उनको मैं बहुत टाइम से उनको, मतलब सत्यमेव जयते जो आमिर खान का पब्लिश होता था, उस टाइम से मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। उनका एक स्टेटमेंट था सिंपल कि किसने समाज को ये हक दिया कि अपना इज्जत जो है, आपकी इज्जत की जिम्मेदारी एक महिला के योनि में आप डाल देते हो। सारे सोसाइटी और दुनिया का जो रिस्पेक्ट है और इज्जत वो उसी के योनि पे। हमारे यहाँ ये है कि तुमको छेड़ दिया तुम्हारी गलती, तुम्हारा रेप हो गया तुम्हारी गलती, तुम्हें कुछ हुआ तुम्हारी गलती, पति तुमको भी मार रहा है तो भी तुम्हारी गलती कि तुम उसके अकॉर्डिंग नहीं रही होगी। तो हम आज से ये नहीं चीज़ें हो रही हैं। तो ये एक वो भी है कि सोसाइटल वैलिडेशन, कि अगर मैंने अपनी बेटी की लव मैरिज करा दी मतलब मेरा बहिष्कार हो जाएगा। मैं वैसा नहीं हूँ। शायद
बेस्ट फॉर्म वही है कि आप अपने बच्चों की खुशी में खुशी देखते हैं, चाहे वो अरेंज्ड हो लव हो, वो एक डिफरेंट मुद्दा है। बट एक सोसाइटल वैलिडेशन के लिए हम ये चीज़ें करते हैं कि अरे मैंने तो मार दिया, तुमको पता है। मैम ये जब मुद्दा निकला तो मैं आपको बताती हूँ, मैं कहीं बैठी थी, बड़े ज्ञानी लोग थे कि मुझे तो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता है, और वहाँ पे इस केस के बारे में बोला गया कि बेटी को मारा तो ठीक किया, लेकिन उसको भी मारना चाहिए था, दोनों को मारना चाहिए था। मारना किसी का मतलब, जब संविधान ये बता पाएंगे अच्छे से, एक कैदी को भी जब हमारे यहाँ वो आया था कसाब, इतनी खातिरदारी करी हमने, ह्यूमन राइट्स उसके भी थे, और हमारे लिए मारना इतना इजी कैसे हो सकता है? अब ठीक है, आप बंदिशें लगाओ, ये चीज़ें करो, कुछ भी आप समझा सकते थे ना, सबसे बड़ी बात, बंदिश भी छोड़ा, प्यार से बात तो कर सकते थे। नहीं, एक फेक सोसाइटल वैलिडेशन के लिए जो समाज आज पे थू भी कर रहा है कि अरे बेटी को मार दिया, बेटी को मार दिया, क्या सब आप है। कुछ लोग आपको एक वैलिडेशन भी दे रहे हैं कि अरे वाह यही होना चाहिए। एक हमारा जो केस था जिसमें लड़कियों के न्यूड्स वगैरह थे, उसमें लड़कियों को ही गाली दी जा रही थी। एग्जैक्टली ये कहा गया, हमारा माइंडसेट है। हाँ, ये लड़कियाँ ही प्रोस्टिट्यूट हैं, उनकी ही गलती है। और एक मैं वीडियो देख रही थी जिसमें एक जो भाई था अपनी बहन का सर काट के, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई थी, और ऐसा नहीं कि किसी आपत्तिजनक सिचुएशन में, नॉर्मल किसी कैफ़े में, वहाँ से उसका गर्दन काटा और लेके पूरे गांव में घुमा। कि एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ मैं कि जब कोई बहन इज्जत उछाले तो उसको ये याद रहे। और उस पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स है, बेस्ट भाई इन द वर्ल्ड, यही होना चाहिए। मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं आप ये देखो ना। यहाँ तो एक हम ह्यूमनली वो फैक्टर जो होता है हमारे अंदर, सोशल फैक्टर, वो है ही नहीं। फेक वैलिडेशन, फेक चीज़ों में हमें ऑर्गेज़म मिल रहा है, फेक चीज़ों में एकदम हाई हो रहा है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो ये बहुत कुरीति है ये। अभी मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी कि अभी मैम ने हमें कुरीतियों के बारे में अच्छे से बताया, बट वही पिता कुछ टाइम पहले जब वो ट्रेनिंग पे थी तो करीबन 5 करोड़ के समथिंग उसका निकल के आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट की है, उसको बनाया है, पढ़ाया है। फिर ऐसा क्या ही हो जाता है कि एकदम से फिर वो समाज अगर उनको बोल रहा है कि हाँ बेटी की कमाई खा रहा है, ठीक है, इस तरीके की टोन उनके ऊपर कसे जाते हैं और वो फिर उसको मार दिया जाता है। तो क्या संविधान में इस तरीके के कानूनी जो अपराध होते हैं, तो इसमें क्या समाज जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं है, पर डायरेक्टली नहीं है, वो इनडायरेक्टली जिम्मेदार है। अब जैसा कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगी कि जब भी कुछ भी होता है, कोई भी सुसाइड केस होता है, ठीक है, तो वो जो इंसान अपने ट्रॉमा से आके सुसाइड कर रहा है, इनडायरेक्टली वो मर्डरर सोसाइटी ही होती है। बट सोसाइटी को कभी पनिश नहीं किया जा सकता है। और रही बात कि जैसा बताया कि वो पिता था, उसने मार दिया अपनी बेटी को, उसकी अपनी बेटी थी, XYZ कोई भी हो, किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार संविधान कहीं से भी नहीं देता है, क्योंकि सबको राइट टू लिव का राइट प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 21 में, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो संविधान चीख के ये बात कहता है कि आपको जीवन जीने का अधिकार है अपनी पूरी स्वतंत्रता से। राइट टू प्राइवेसी भी अब तो दे दी गई है जी, एज अ फंडामेंटल राइट है वो। तो राइट टू लिव भी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो वो हमारा फंडामेंटल राइट वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर आप पिता हैं तो क्या हुआ, आपको भी अधिकार नहीं है किसी की हत्या करने का, अपनी बच्चे के जान लेने का। और लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कमाई खा रहे थे या जो भी है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी कि ये जो आजकल चल रहा है यूथेनेशिया, ठीक है, स्वैच्छिक या फिर स्वैच्छिक इच्छा मृत्यु जिसको कहते हैं, आप ये सोचिए इसके बारे में लगातार बातें चल रही हैं कि मुझे मतलब अपनी इच्छा से मुझे मृत्यु दे दी जाए संविधान में। तो संविधान इसको लगातार क्यों नकार रहा है? क्योंकि राइट टू लिव है सबके पास, तो सबको जीवन जीने का समान अधिकार है, इसीलिए लगातार उसको टाला जा रहा है। वो फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, लॉ फॉर्मेशन में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए, और मैं लॉ में ये भी मेंशन है कि सुसाइड करना भी ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू सुसाइड भी ऑफेंस है। अगर मान लीजिए आप सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप बच गए तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। जी, तो भाई ये सुसाइड करने वाले ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ बिल्कुल प्ले इंस्टेड ऑफ सुसाइड। मुझे पता है कि मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट बता सकती हूँ कि कितनी पीड़ा होती है जब इंसानी, क्योंकि हम तो हाथ भी कटने पे रोते हैं, तकलीफ होती है, तो जान लेना कोई बहुत छोटा स्टेप नहीं है।
कुछ तो बहुत बड़ा, कुछ तो बहुत गहरा रहता हाँ, है। वो बोलते हैं दिमाग में कुछ तो इतना ऐसा फंक्शन चल रहा होता है कि वो मतलब समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करने वाले हैं अभी फिलहाल। और एक एस्पेक्ट इसमें ये है कि ऑफेंडर कोई भी हो, ठीक है, उसका मतलब किसी जाति, धर्म, किसी लिंग से या किसी भी मनोदशा से, किसी भी विकृति से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑफेंडर इज ऑफेंडर। अगर आपने ऑफेंस किया है तो आप अपराधी हैं, आप ऑफेंडर हैं। आपने, वो अलग बात है कि आपने अपने प्राइवेट डिफेंस में आके किसी की जान ली है, वो अलग की बात हो जाती है। वो तो जनरल एक्सप्लेनेशन और जनरल एक्सेप्शन में फॉल होता है लॉ में, वो सबको पता है। बट उसके बियॉन्ड जाके अगर आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी की भी जान लेते हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं, और इसके पीछे समाज भी उतना ही जिम्मेदार है। इसी तरह मैं आपके सामने एक और केस का एग्जांपल दे रही हूँ कि महाराष्ट्र में एक लड़की थी, उसने नीट का एग्ज़ाम दिया, वो क्वालिफाई नहीं हुई। उसके फादर ने इतना मारा उसे कि वो मर गई। जी जी, हाँ, बहुत केस वायरल हुआ था वो भी। ये केस भी सिमिलर ऐसे ही है, ठीक है। अब ये जो टेनिस प्लेयर थी, इसको तो ये मतलब दिया गया कि पिता पसंद नहीं करता था कि वो इंस्टा पे रील बनाती थी या एक्टिव थी। तो वो पिता जब अपनी बच्ची को ट्रेनिंग एकेडमी में डाल रहा था, क्या तब नहीं उसे पता था कि ये कल को चल के जो है क्या कहते हैं सानिया मिर्जा बन सकती है? जी जी, क्या तब इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिलती? अब घर के कोर्ट में खिलाने के लिए तो नहीं तैयारी करवा रहे होंगे। बिल्कुल जी। क्या उनका उतना मतलब ओपन माइंडसेट के रहे होंगे, उतने ब्रॉड माइंडेड तो वो रहे होंगे ना, तभी फेक सोसाइटल वैलिडेशन के लिए एक जो यूफोरिया मिलता है इंस्टेंट, उसके लिए हमने ये किया। हम चंद 4 लोगों के लिए हम अपने बच्चे की खुशी, और सबसे बड़ी बात हम ये कैसे भूल जाते हैं कि हम वो हमने उसे पैदा किया है, हमारा अंश है, हमारे हाथ नहीं कांपे। अब मैं थोड़ा सा समाज की दूसरी कुरीति की तरफ आपको लेके चलना चाहती हूँ। जो आजकल के जो पति हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे हम किसको जिम्मेदार मानेंगे, पत्नी को, समाज को या कानून को? इसके पीछे तो कुछ हद तक कानून भी जिम्मेदार है। पत्नी तो देखिए, जो तो दोषी है, जिसने तो ऑफेंस किया है, ठीक है, वो तो है ही है जिम्मेदार, होल सोल तो जिम्मेदार तो वो है। बट कानून भी इसके पीछे उतना ही जिम्मेदार है। इसके पीछे कारण ये है मैडम कि जब भी हम देखेंगे तो महिलाओं के प्रति कानून हमेशा जो है थोड़ा सा झुका रहता है, उदार होता है। बट पुरुषों के लिए एज सच अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं आया है। जबकि पॉश एक्ट बना किस लिए बना? कि कार्यस्थल पर जो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था उसको प्रतिषेध करने के लिए, उसको रोकने के लिए। बस उसी वर्किंग प्लेस पे पुरुषों के साथ भी वही चीज़ हो रहा है। जी बिल्कुल। पर उस पे कोई कानून नहीं बना है और वो उस पॉश एक्ट में फॉल नहीं होता है। तो यहाँ पे हो गया कानून जिम्मेदार। अब डाउरी का मैटर लीजिए, 498A जो है, ठीक है, जहाँ पे डाउरी डेथ हो रहा है, इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि फेक डाउरी केसेस हो जाते हैं। अब जैसे कि इससे रिलेटेड मेरे पास एक केस आया था, उसमें ये हुआ था मैडम कि जो लड़की रहती है, मतलब विद इन 7 ईयर, मैं बता दूं कि डाउरी डेथ तब माना जाता है जब शादी के 7 साल के अंदर महिला की डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, और जब वो सेपरेट नहीं, मतलब साथ के हाउस होल्ड में रह रही है, मतलब एक जॉइंट घर में रह रही है, सब कुछ एक चूल्हा है, सब कुछ एक साथ हो रहा है, तब वहाँ पे डाउरी डेथ माना जाता है। तो जब वहाँ पे उस लड़की का उसके जीजा के साथ अफेयर था, उसका पति घर में आता है, ठीक है, उसके जीजा से कुछ लड़ाई हो रही होती है फ़ोन पे, जिसे वो सुन लेता है बात में। वो पूछता है, फिर कहाँ सुनी होती है, फ़ोन छीनता है, फ़ोन में सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं। उसके बाद में वो डांट डपट के उसको चला जाता है, वो हाथ भी नहीं उठाता है उसके ऊपर, वो डांट डपट के चला जाता है। उसके बाद में उस लड़की ने इस डर से कि अब मेरे माँ बाप को भी पता चलेगा, मेरी सगी बहन का घर मैंने बर्बाद किया, उसने वो सोशल जो फियर है ना, सोशल स्टिग्मा, उसके डर से उसने केरोसिन डाल के आग लगा ली, खुद पे आग लगा ली। उस टाइम पे घर में उसके जो सास ससुर थे, वो घर के, गर्मी का टाइम था, कैसे पेड़ों के नीचे गांव में ऐसे बैठे रहते हैं लोग खाट डाल के, वहाँ थे, ठीक है। उसका जो छोटा देवर था वो स्कूल पढ़ने गया हुआ था, और उसका पति जो तुरंत लड़ झगड़ के चला गया था, और उसमें डाउरी डेथ में सबको फंसाया गया, वो बूढ़े माँ बाप भी फंसे। ऐसे में बहुत लोग, केवल लड़का ही स्ट्रगल नहीं करता है, लड़के के साथ साथ उसका परिवार भी स्ट्रगल करता है, उसके भाई बहन, लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नाम इसमें डाल दिए जाएं। जी बिल्कुल।
ठीक है। केस मतलब 2 लोगों का होता है, बट पूरी सफ़र- फैमिली को लिखवा दिया जाता हाँ, है। सफ़र एक तरफा की पूरी फैमिली करती है, हम्म, ठीक है। तो ये तो मतलब यहाँ पे मतलब कानून कहीं ना कहीं तो फेल्योर है ना कानून का, कि जी, अगर महिलाओं के लिए है तो पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि ठीक है, उसने 4 साल 5 साल 6 साल की सज़ा काट ली, तब ये प्रूव होता है कि वो इनोसेंट था, वो गिल्टी नहीं था, तो वो जो मेंटल ट्रॉमा है जिसके साथ उसने 7 साल 4 साल 5 साल या जो भी एक टाइम पीरियड है जो उसने जेल में बिताए हैं, उसको कोई रिवर्ट बैक नहीं कर सकता है, उसको कोई लौटा नहीं सकता है। और एक कलंक जो समाज ने उसके ऊपर लगा दिया वो अलग लगा दिया। जी। मैम स्वाति मैम, मैं अब आप पे आना चाहूँगी। जैसे मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कानून भी जिम्मेदार है। यहाँ पे एक केस में हमने ये देखा कि बेटी को लेकर के पिता को टॉर्चर कर दिया गया। दूसरे केस में लड़की खुद ही समाज के डर से आत्महत्या कर लेती है। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैम सलाह नहीं, मैं आपको 2 केसेस बताऊंगी और इससे ना सारा कुछ समझ आएगा कि क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या सोसाइटी जिम्मेदार है। एक्चुअली सोसाइटी भी हम ही से है या कानून। तो एक केस था जो मेरे घर पे ही आया था। पापा और दादाजी का थोड़ा सा सोशल प्रेस्टीज है, तो लोग आते हैं उनके पास। तो एक बार हम लोग बैठे थे और एक अंकल आते हैं और कहते हैं कि भैया नौकरी लगवा दीजिए। सो बड़ा गजब हो गया भैया, नहीं तो कुछ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पापा बोले क्या हुआ क्या, कुछ तो बताओ, कहाँ रखवाना है, कैसे चीज़ें, बट हुआ क्या। तो वो कह रहा है अरे बीवी का लग गया है सरकारी नौकरी, अब तो जान पे बनेगी, अब एक रोटी भी नीचे नहीं जाएगा चचा, नहीं तो लगवाइए, नहीं तो हम तो मर जाएंगे, आपको हम टंगे हुए मिलेंगे। आप ये सोचिए किस लेवल में थिंकिंग जा रही है बेटी, मतलब क्यों वो अगर कमा रही है, तुम अभी नहीं कर रहे हो, खा लो ना, कर लो ना मैनेज। मतलब गले से नहीं उतरेगी वो इंसान, ऐसा कह रहा है कि बीवी का तो सरकारी नौकरी लग गया भैया, अरे अब हमको जीने नहीं देगी। वो लिटरली ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है। और अगर ये लोग कहेंगे कि अरे बिहारियों की सोच नहीं, ये हर जगह है, ये हर जगह है जी बिल्कुल, हर और तो जगह। कहते हैं तुम कमा लो 10-15 हज़ार, अपना ब्यूटी पार्लर का खर्चा निकाल लो, चल जाएगा, ये कहा जाता है हमें। आज भी जब पति की जॉब होती है, पत्नी को वहीं जाना पड़ता है, चाहे वो अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ के प्री स्कूल में 12-15 हज़ार के लिए 5 हज़ार के लिए पढ़ा रही हो, यही करना पड़ता है। एक और दूसरा केस इसी के कॉन्ट्राडिक्टरी में हुआ था। ये भी मेरे नोन में रिलेटिव में हुआ था ये, कि जो वाइफ थी वो बहुत अच्छी फैमिली से थी, मतलब बिजनेस सब कुछ, और एक इकलौती बेटी, मतलब होता ना बहुत पीढ़ियों के बाद एक बेटी हुई, बहुत प्यार सब कुछ, बहुत अच्छे से शादी हुई। तो जो उनके हस्बैंड थे उनका बिजनेस ठप हो गया, मतलब बहुत ही रद्दी, सब कुछ ख़त्म हो गया, वैसा हो गया कि वो फर्श पे आ गए बिल्कुल। तो फीमेल का था कि चलो ठीक है, मैं जब तक हो सकता है पॉसिबल, और लाडली बेटी इकलौती, तो सपोर्ट मिल रहा था वहाँ से। अब एक दिन क्या हुआ कि जो उनके मायके वाले थे, ठीक है, उन्होंने आके पूरा उकटा पुरान कर दिया कि अरे मेरा कमाई खा रहा है, अपनी बीवी का खाता है, ये करता है वो करता है। बिहार में एक ऐसे मर्दों कहते मौगा है, औरत वाला है, पल्लू में घुस जा, मतलब बहुत उनको बोला ससुराल वाले। हाँ, ये तो हर जगह ही बोला जाता है, मौगा है और पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसे उनको इतना टॉन्ट किया मैम कि जो थी वो मामी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। घर में पूरा सब कुछ खाना पीना बना के करके, बेटी के ससुराल वालों ने ही इतना टॉर्चर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। जवान बच्चा छोड़ के, पति सब छोड़ के। आप देखो दोनों आंसर है। यहाँ पे अगेन हमारे समाजीकरण पे, हमारी शिक्षा पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जी बिल्कुल, कि अगर हम किसी को एक निवाला भी खिलाते हैं ना, तो एकदम अरे अब तो तुमको हम खरीद लिए हैं, ये एकदम आ जाता है हमें। जी, दोनों चीज़ें हैं इसमें। जी, तो ऐसे मामलों में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये समाज से जुड़े मुद्दे हैं, इसमें हमारा जो कानून है, क्या आने वाले समय में बीइंग अ लॉयर, जैसे आपको पता हो कि कुछ और प्रावधान होने वाले हैं, कुछ चेंजेस, जैसे कि सबको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे कुछ प्रावधान जो बदलाव में, जो खासकर ऐसी कुरीतियों को दूर कर सके, क्या आ सकता है? बिल्कुल आएगा। देखिए, कानून बना है लोगों के लिए, और जब लोगों के साथ समस्याएं उत्पन्न होंगी तो बिल्कुल उसके लिए संविधान है, संविधान का काम ही है कानून बनाना, ठीक है। तो उसके लिए कानून तो आएगा ही आएगा, लेकिन
इसके साथ साथ हम सब कुछ कानून पे ही नहीं छोड़ सकते हैं. एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिविलियन, हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस सोसाइटी के टूवर्ड्स, जो हम भूल जाते हैं. कि हम ये सोचते हैं कि हम अपना कंट्रीब्यूशन देना इजी नहीं लगता है, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना इजी लगता है. जी वही बिल्कुल. फंडामेंटल राइट्स Rights. सबको चाहिए, लेकिन ड्यूटीज नहीं पता. ड्यूटीज़ किसी को निभानी नहीं है. आप सिविलियंस हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. मैं एक छोटा सा वो बताऊं आपको, ऐसे ही नॉर्मल, कि देखिए चलते फिरते आप देखिएगा कि अगर कहीं पता है सड़क पे ही किसी मतलब हस्बैंड वाइफ को मार रहा है या वाइफ हस्बैंड को मार रही है, या नॉर्मल दो गुटों में लड़ाई हो रही है, ठीक है, दो गुटों में लड़ाई हो रही है. अब आप सोचिए कि लड़ाई में एंगर का लेवल ये भी हो सकता है कि किसी एक की जान जा सकती जान जा सकती है. बिल्कुल. बट लोग वहाँ क्या करते हैं, कैमरा निकाल के फोटो वीडियो वो करना शुरू कर देते हैं. तो इनके अंदर उनका एक जो सिविक सेंस होता है, कोई ये नहीं करता कि ठीक है हम नियर बाई एक डायल 100 ही कर दें जी. या नियर बाई पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दें. ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप जाओ उन दोनों के बीच में लड़ जाओ या सुलटारा कराने जाओ, बट बीइंग एज अ पर्सन एंड बीइंग सिविलियन, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के टूवर्ड्स. जी. तो हम वहाँ पे भी तो हम लैग कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी हम लैग कर रहे हैं. हम एक तरफा केवल सारी जिम्मेदारी किसी कानून पे, किसी संविधान पे, किसी प्रशासन पे नहीं डाल सकते हैं. बस ये थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हम सबका होना चाहिए. और आजकल तो हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि इस तरीके का अगर कोई क्राइम हो रहा है, ठीक है, तो और कोई इस तरीके की कोई वीडियो डाल रहा है कि क्राइम चल रहा है और उनकी वीडियो शूट है, तो नीचे ज़्यादातर हमें कमेंट देखने को मिलते हैं कि कैमरामैन क्या कर रहा होता है. एग्जैक्टली. है ना, वो ज़्यादातर हमें यही देखने को अभी जो रिसेंट में एक मिनिस्टर थे, एमएलए थे, उनकी बहुत तेजी से वीडियो वायरल हुई थी एक सेक्स वर्कर के साथ, या जो भी मतलब वो जो ऑन रोड जो हुई थी, राइट, ऑन रोड, वो ऑन रोड वाली. आप ये सोचिए कि कोई ना कोई तो रहा होगा ना सिविलियन जिसने ये चीज़ शूट किया होगा, रदर किसी को इन्फॉर्म करने के. थी तो वो भी किसी की बहन बेटी. जी. भले वो विलिंगली अपनी चीज़ों को कर रही है, ठीक है, अपने प्रोफेशन में है, आउट ऑफ प्रोफेशन कर रही है, बट स्टिल एज अ सिविलियन हम फेल हुए ना वहाँ पे. हमारा फेल्योर भी है. जी. लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है तो हमारा भी फेल्योर है वहाँ पे. उसके बाद तो ऐसी कई वीडियोस हैं जो वायरल हो चुकी हैं. बिल्कुल. जो ये पॉलिटिशियंस लीडर्स की हैं. बिल्कुल. और इसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो बनाई है डांस करते हुए समथिंग, और उसको फिर बॉयफ्रेंड के साथ डांस वांस वीडियो कर रही है अश्लीलता से, ठीक है, और फिर वो अपने पति को फॉरवर्ड करती है उस वीडियो को, और वो सुसाइड कर लेता है उसको. तो अब इसी के ऊपर मैं जानना चाहूँगी कि ये जो पत्नियाँ ये पतियों के साथ कर रही है, क्या ये सामाजिक ट्रेंड चल गया है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? मैम, इस पे ट्रेंड नहीं बोलेंगे हम. एक तो है पत्नियां नहीं कर रही हैं, ये एक जेनरिक मैं व्यू दूंगी कि ये पत्नियों के साथ, लड़कियों के साथ, माँओं के साथ बहुत समय से होता आ रहा है, जिसको हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर एक औरत जल जाए, लेकिन एक पुरुष जब ड्राम में गया हड़कंप मच गया, है ना. तो एक तो ये पहलू है, ट्रेंड नहीं है. एक ये चीज़ मैं देखती हूँ बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट कि हमारा जो इमोशनल कोशेंट है वो बिल्कुल लो हो चुका है. हाई टेक के पीछे हम इतना भाग रहे हैं कि ह्यूमन टच को भूलते जा रहे हैं. वो है ही नहीं, बिल्कुल मिसिंग है ना. आप वही मतलब आप देखो, इमोशनल कोशेंट ही नहीं मेरा. जैसे इन्होंने कहा, अभी आप वीडियोस की बात कर रहे हो, जो कोलकाता गैंग रेप हुआ या कुछ भी, उसके नीचे पता क्या कमेंट होता है? फुल लिंक बताओ कहाँ मिलेगा. जी बिल्कुल. तुमको क्यों देखना है भाई? किसी बच्चे के साथ ब्रूटल हो रहा है, क्या तुमको क्यों देखना है? मतलब हमारा तो है ही नहीं ना इमोशनल कोशेंट. हम एज ए ह्यूमन जो हमारा एक इमोशनल टच होता है, जो ह्यूमन टच बोलते हैं, वो तो ख़त्म है. हम इतने पागल हो गए टेक्नोलॉजी के पीछे. तो मेरा ये बहुत है कि ह्यूमन फैक्टर जो है, इमोशनल कोशेंट हमारा एकदम लो हो गया है. IQ भी हमारा नहीं है ठीक ठाक, और EQ जो होता है वो भी लो हो चुका है. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर का ट्रेंड नहीं है. हाँ, ये है कि सोशल मीडिया है तो चीज़ें अब सामने बहुत जल्दी आ जाती हैं, है ना. जैसे पहले हमारे टाइम पे भी कि मम्मी वगैरह सह रही है, नहीं अरे जाने दो, पति है, ये वो नहीं आता था सामने. इतने केसेस भी दर्ज नहीं होते थे, लेकिन अब एक्सपोजर ज़्यादा है तो सामने केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. अदरवाइज हो उसी रेट से रहा है, और शायद और मुझे लग रहा है बढ़ोतरी ही हुई है फीमेल्स के साथ क्राइम में. बिल्कुल. वर्क प्लेस हैरेसमेंट, क्या चीज़ किसी भी क्राइम में आप ये देखेंगे, क्या बच्चों के साथ नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है.
पर्टिकुलर मैं कोई जेंडर बायस बात नहीं कर रही हूँ, जितना मेन के साथ हो रहा है उतना विमेंस के साथ भी हो रहा है। बट मेंस के साथ एक सिनेरियो ये है कि अब मेंस में इमोशंस डेवलप हुए हैं जो पहले में डाउन हुए। एग्जैक्टली क्या हम ये कह जो सकते इमोशन कोशेंट की बात Down नहीं हुआ है, जो इमोशन कोशेंट की बात लॉ का है, दुरुपयोग हो रहा है। जब कोई चीज़ जो नीड के अकॉर्डिंग जो सप्लाई हुई थी, तो वही है कि कुछ बनेगा, अगर कुछ लॉ या कुछ भी चीज़ें बनेगी तो उसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा। हर चीज़ की देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कोई चीज़ है, अब आपको मोबाइल दिया गया है, आप पे डिपेंड करता है आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करना चाहते हैं या नेगेटिवली यूज़ करना चाहते हैं। वही चीज़। सोशल मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, आप उसको किस लिए यूज़ करना चाहते हैं ये आप पे है। जी। और दूसरी चीज़ की जो विमेंस का कोशेंट वो डाउन नहीं हुआ है। आज के टाइम में मॉडर्निटी की परिभाषा बदल चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर आप देखा जाए तो लोग पॉर्न को दोषी देते हैं, पूरे इंस्टा पे सॉफ्ट पॉर्न ही सर्व हो रहा है और लोग एंजॉय कर रहे हैं। हमारे आप जैसे लोग हैं जो उनको मिलियंस में पहुंचा रहे हैं, उसको देख के उस पर लाइक्स, व्यूज, सब्सक्राइब्स, उनका ज्वाइन कर रहे हैं हम, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। चैनल पे उतने लोग नहीं आएंगे जितने उनके पे भीड़ पड़ी है। जी बिल्कुल। तो उसका जिम्मेदार कानून तो है, बिल्कुल है। मैं ये मानती हूँ कि कानून को एक ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, स्ट्रिक्ट लॉ, कोई लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, बट वो कानून का फेल्योर है। बट एज अ सिविलियन हमारा भी तो फेल्योर उतना ही है ना। बिल्कुल, उसको फॉरवर्ड करने वाले हम ही लोग हैं। फॉरवर्ड है मैम, और वही चीज़ है ना, आपको देखना ही, हम रीच दे रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को बढ़ावा देंगे तभी तो वो चीज़ आगे बढ़ेगी। अब लोग इसको AI जनरेट बोल देते हैं कि अगर जो हमारी फील्ड में आ रहा होता है हम उसको देख रहे हैं तो वो बार बार में वही शो होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ बात भी कर रहे हैं ना और हमारा फ़ोन ऑन है तो शाम को अगर हम फ़ोन उठाएंगे तो वो चीज़ दोबारा से आ आप जाएंगी। AI तो की लोग बात बोल कर देंगे रहे कि ये हैं। हमने तो किया ही नहीं है, तो अपने आप आ जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है। तो कहाँ तक हम किसको जिम्मेदार मान अब सकते आप हैं? ये सोचिए, मानसिकता और समाज और लोगों की नीड, ज़रूरत की जो बात है ना, जो आप कह रही हैं कि विमेन का इमोशन क्वोशेंट डाउन हो गया, ज़रूरतें इंसान की बढ़ गई हैं। आप ये सोचिए कि एलन मस्क ने AI के थ्रू ऐसी लड़की लॉन्च करने की वो की हाँ, है, अभी वो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है कि जो आपको इमोशनली तो हैंडल करेगी, आपको एक शोल्डर देगी, वो आपके कहने पे अनड्रेस भी हो जाएगी। व्हाट इज दिस? सेक्सुअली भी सेटिस्फाई करेगी। Sexually चीन तो बना रहा है, चाइना में ये डॉल्स बन रही हैं, सप्लाई अब आप ये सोचिए कि ये हमारी डिमांड है तभी तो हमारी सप्लाई हो रही है। ये है कि हम ओपनली नहीं बात कर सकते इतना। ये चीज़ें तो वो टॉयज़ वगैरह जो है साइट्स पे मिल रहे हैं, काफ़ी लोग हैं। अब बस ये लगा लीजिए कि वो एक इमोशनली टच नहीं दे रहे वो टॉयज़, लाइक फीलिंग वाला जो टच फील, तो खैर वो अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए उनके साथ खेली तो रहे हैं। बस एक, हाँ, वो खेली है, वो एक्चुअल में वो प्लेजर, वो इंटीमेसी, वो इमोशन है ही नहीं, और ऐसे लोगों में कभी वो होगा भी नहीं, क्योंकि वो यहाँ से इस लेवल से वो खराब उनको है। समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब इमोशन का खेल है। और रही बात कि कोई पिता हो, कोई भी इंसान हो, समाज का जो रोल है वो मैं आपको बताऊं, ये जो तलाक हो रहे हैं या फिर जो मर्डर हो जा रहे हैं, हस्बैंड सुसाइड के केसेस हो रहे हैं, मैरिटल मतलब लाइफ एकदम ही सबकी बहती चली जा रही है, एक धार में, एक दिशा में चली जा रही है। आप ये सोचिए कि किसी का प्यार कहीं पे, किसी से इमोशनल अटैचमेंट, किसी को किसी से प्यार है, आप उसको दूसरे के साथ बांध दे रहे हो जबरदस्ती। क्यों? क्योंकि समाज क्या कहेगा, उसका भुगतान भी समाज ही कर रहा है। जी, तो इसमें माता पिता दोषी हैं या समाज दोषी है? माता पिता भी उतने ही दोषी हैं। माता पिता से भी, किसी न किसी के माता पिता भी उस समाज का हिस्सा हैं। तो बेसिकली हमसे ही समाज बना है, हम ही समाज हैं। तो ये बनाने वाले भी हम ही हैं, ये झेलने वाले भी हम ही हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारे कॉग्निटिव सेंस पर डिपेंड करता है कि हम इसको इंटेलेक्चुअली डील करते हैं या फिर हम इसको बस एक हाइप पे ले जाके कि बस एक बात का मुद्दा बना के, प्रोपेगेंडा बना के उसको छोड़ना चाहते हैं। That's it. तो मैम यहाँ पे मैं जैसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि समाज इन मुद्दों को काफ़ी अच्छे से जोड़ देता है, ठीक है, चाहे हम घर की बात करें या बाहर की बात करें, तो हमारी फैमिलीज़ में भी और हमारे बाहर भी एक चीज़ बड़ी उछल के आती है कि पत्नी नौकरी लगी हुई है, ये पढ़ी लिखी है इसलिए इसने घर बिगाड़ दिया, पढ़ी लिखी नहीं होती तो इतना तेज दिमाग नहीं होता और आराम से रह रही होती, ठीक है। तो क्या पत्नियों का पढ़ना, पत्नियां इन द सेंस में यहाँ पे फीमेल्स की बात करूँगी, पर्टिकुलरली हमारा पति पत्नी चल रहा है क्योंकि आजकल केसेस ज़्यादा वायरल वैसे हो रहे हैं, ठीक है, मैरिटल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या लड़कियों का पढ़ना
शिक्षा लेना या फिर नौकरियां करना ही इन सब का कारण माना जा सकता है? मैम इसमें 2 चीज़ है कि हम शिक्षित हो रहे हैं या हम साक्षर हो रहे हैं, ये है बहुत बड़ा फैक्टर। शिक्षित हैं या साक्षर हैं, फ़र्क है दोनों में। बहुत बड़ा फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे अभी कि जो हमारे यहाँ पे महिलाओं, मतलब एक कहावत है कि जब एक बेटी पढ़ती है ना तो वो 7 पुस्तक को उतारती है। एक औरत पढ़ी रहेगी ना, वो कभी अपने बच्चे को अनपढ़ नहीं रखेगी, है ना। और दूसरी बात, हम एज अ सोसाइटी कह रहे हैं तुमको पढ़ा दिया ना, पढ़ने दिया ना, इसलिए तुम पहली बात हो कौन पढ़ने देने वाले। क्योंकि अगर तुम्हारा ये राइट है, राइट टू एजुकेशन, तो संविधान ने तुम्हारे लिए, जैसे तुमको लगता है ना डीवी एक्ट में अगेंस्ट वुमेन, तो वहाँ भी ये नहीं लिखा हुआ है कि जो राइट टू एजुकेशन है वो मेल के लिए है, बाकी जो ट्रांस हैं और फीमेल्स हैं वो जाइए, आपको देखा जाएगा, हम आप पे एहसान करेंगे, ऐसा नहीं है। तो पढ़ाई से ये चीज़ें होती ही नहीं है। अगर कोई सही मायने में शिक्षा लेगा, चाहे वो ग्रेजुएट हो या इंटरमीडिएट हो, एक बेसिक साक्षरता उसने डिग्री ली है और उसके बाद उसने एक्चुअल में सोसाइटी को पढ़ा है, शिक्षा लिया है, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगी। कोई भी पुरुष भी नहीं करेगा। जो पुरुष सच में मैम शिक्षित हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैंने तुमको काम करने दिया, देख शादी के बाद मैं भी तो अलाउ कर रहा हूँ ना, वो ऐसे शब्द ही नहीं बोलेगा, उसके दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और इनफैक्ट मुझे तो लगता है, एक जगह जब ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश लिटरेचर था एक पेपर, तो उसमें एक पढ़ा था हमने, प्रसंग था कि एग्जैक्ट नहीं याद है, कोट एंड कोट मैं बताऊंगी, कि जो शादियां अभी तक थीं हमारी जनरेशन से पहले, वो शादी खींची जा रही थी दोनों साइड से। पति भी खींच रहा है, पत्नी भी खींच रही है। पत्नी तो समहाउ उसको सरवाइव कर रही है। कि अक्सर मैं लाइक मम्मी है या जितनी औरतें उनको कहते सुनती हूँ कि बच्चों का मुंह देख के चुप रह गए कि कहाँ जाएंगे, या चले गए तो बच्चों का क्या होगा। हमेशा क्यों कह रही है, वो क्या आ रहा है उसके मन में कि ये क्वेश्चन मार्क। जबकि मेरी मम्मी तो ग्रेजुएट है, वो भी कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है। कॉन्वेंट में जाना हमारे यहाँ पे एक लग्जरी है, विच इज़ एक्चुअली है नहीं, बट एक माना जाता है। तो वो क्यों ये पैरामीटर सेट कर दिया है सोसाइटी ने उस टाइम के। तो सोचो क्या आ रहा होगा उसके मन में कि वो इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क दे रही है कि सिर्फ बच्चों की वजह से। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षित औरतें, कि आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं, आप शिक्षित हैं, आप नहीं समेट रही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि मैं आई, बच्चों ने पैर छुआ। कहाँ छूते हैं, मैं तो नहीं देखती, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, इतने अच्छे से चीज़ें मैनेज कर रही हैं। तो शिक्षा तो कभी मुद्दा ही नहीं रहा है जी। इनफैक्ट हमसे शिक्षा को छीना गया, जो इन्वेजन्स हुए, जो कॉलोनाइजेशन हुई, तो टूल ही सबसे बड़ा हमारा छीना गया कि इनको अशिक्षित कर दो जी। और फिर देखो, फिर जो हमारा हालत है वो तो हम अभी तक झेल रहे हैं। इसके रेफरेंस में मैं बताऊं आपको, जो आपने कहा कि क्या कहते हैं, जो ये कहाँ तक अच्छा है या कहाँ तक बुरा है, या कहाँ तक घर बनाने में सफल है या कहाँ तक घर बिगाड़ने में इसका रोल है, तो मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंट में बहुत एक कॉन्सर्ट हुआ था, एक कोल्ड प्ले का शो था। उसमें एक बहुत बड़े कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, सीईओ है, जो वो अपनी सेक्रेटरी या अपनी कॉलीग के साथ, एचआर के साथ, ठीक है, वो कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाता है और उसमें रिवील हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि उसकी वाइफ वर्किंग नहीं थी, क्या उसकी वाइफ चीट कर रही थी उसे? क्या उसकी वाइफ वेल एजुकेटेड नहीं होगी? ये मैं इंडिया की बात नहीं बता रही हूँ, सब कुछ ये पूरी कंट्री की बात बता रही हूँ। ये बहुत चला था, अभी बहुत ट्रेंडिंग था और लोगों ने ही उसे बढ़ाया, पॉपुलर किया। अब यहाँ पे सेपरेशन हो गया, मैरिज जो है आपकी टूट गई। तो अब आप इसमें बताइए कि वहाँ पे एक लेडी है जो वर्किंग है, एक लेडी वो है जो पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, कैपेबल है, स्टिल घर संभाल रही है। तो आप इसमें किसको जिम्मेदार समझेंगे? इनफैक्ट ना, तो आयरनी है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट ये घर संभालना तो हमारा बाय चॉइस होती है कि ये हमें नेचर ने दिया है। बिल्कुल। हमसे अच्छा मैनेजमेंट किसी, हम वो कहते हैं ना ये होते हैं, मल्टीटास्कर हैं। फीमेल से अच्छा मल्टीटास्कर कौन होता है? कोई नहीं। फोन पे भी, बेलन भी, ये भी वो भी हम एक साथ कर सकते हैं। तो ये तो नेचर ने हमें दिया है। और अगर ये ऐसा होता कि महिलाओं का साक्षर हो जाना, महिलाओं का पढ़ लिख जाना और महिलाओं का काम करना, अगर समाज के लिए ऐसा होता, तो क्या हमारी सरकार सर्व शिक्षा अभियान चलाती? एग्जैक्टली, वहाँ पे मेंशन होता, सब पढ़े सब बढ़े, सर्व शिक्षा अभियान। ये 2002 से आया है, और मे बी आई एम रॉन्ग, 2000 या 2002 से आया है जी। तो गवर्नमेंट ने कुछ तो सोचा होगा। और आप ये सोचिए कि इतनी ज़्यादा विमेन एम्प्लॉयमेंट आप जो क्लेम करते हो कि लड़कियां अब सो कॉल इंडिपेंडेंट हो गई हैं, वर्किंग हो गई हैं, वर्किंग होने के बाद
इंडिपेंडेंट होने के बाद उन्हें अपने ही वर्क प्लेस पे सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, सेक्सुअली हैरेस होना पड़ता है, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। क्या वो चैलेंज नहीं है? मैम ये तो वर्क प्लेस की बात है, मैं आपको हमारी बात बता रही हूँ। अच्छे अच्छे लोग डिग्निटरीज हैं, मतलब डिग्निटरीज नहीं है, सो कॉल्ड डिग्निटरीज हैं, उन्हें लगता है कि हमारी शादी नहीं हुई है, हम अराउंड 30 हैं, बिल्कुल, और हम ओपन हैं, हम अगर प्रोस्टिट्यूशन पे काम कर रहे हैं तो मतलब हम भी कर रहे होंगे, ऊपर ऊपर से काम करें, हमें बोला जाता है प्रोजेक्ट हम इजी टू सर्व हैं, चलो सो दे जाओ प्रिटेंड हमारे लाइक साथ। दैट। प्रोजेक्ट्स के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए हमें एंटरटेन क्यों करे भाई। और कुछ तो सजेशन दे के जाते हैं कि मैम आप शादी करना तो उससे करना जो आपकी तरह एनजीओ चलाता हो, आपके माइंडसेट का हो। मैम Who the hell are you? कि आपका तो घर ही नहीं बसेगा, आप लोग ऐसे बोलते हो। बीइंग एडवोकेट, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोला गया है कि लड़की बहुत तेज होगी, ज़्यादा पढ़ ली है, ज़्यादा पढ़ ली है, डिग्री बहुत है। सीधा बोलो ना, वकालत करती हूँ इसलिए नहीं करना चाहते हो, डिग्री ज़्यादा है, ये क्या बात होती है? वो नहीं लग रहा है कि कल को कुछ करूँगा तो भाई पहले ही डिग्री लेके बैठी है। फिर कुकर्म छुप नहीं शायद इसलिए हो सकता है, इसके पीछे हम ये भी सोच सकते वेरी हैं। पॉसिबल। ठीक है। तो कर है तभी तो डर है। जी, अगर करना ही नहीं होता तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना था कि आप लो पढ़ के बैठी हैं या नहीं पढ़ी हैं। प्रेजेंट करोगे मैम कि मेरी बहू तो इतना ये जी, है, बिल्कुल। ये डिग्रीज लेके आई है। जया बच्चन जी पार्लियामेंट में बोलती हैं, जो भी उनका लहजा है बोलने का, वो ट्रोल भी होती हैं, बट अमिताभ बच्चन जी कभी उससे हेजिटेट नहीं होते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये तो है सच्चाई। हमारे महादेव को कभी उमापति कहलाने में शर्म नहीं आई मैम, सियावर रामचंद्र ही हैं वो, है ना, वो राधा कृष्ण है वो। जी है ना, बिल्कुल। केसरी नंदन तो बहुत रेयर सुनने में, अंजनी पुत्र ही ज्यादा आता है। तो हमारे यहाँ तो ये कल्चर ही नहीं था मैम, औरतों को दबा। हमारा कल्चर तो आज कहीं गुम हो चुका है, दिख नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की जो अभी हाल फिलहाल मूवी लॉन्च हुई है सैयारा, उसी के साथ एक लॉन्च हुई है हमारी धड़क 2 नहीं नरसिम्हा अवतार। तो हमारी सोसाइटी उसको इतना करोड़ दे के आ चुकी है, और जो आपका कल्चर को प्रेजेंट कर रही है उसका आधे लोगों को नाम ही नहीं पता। अच्छा ये भी लॉन्च हो गई है, अच्छा इसका भी टीजर आ गया, अच्छा ये तो हमने तो पता ही नहीं था। ठीक है, वो माइंड सेट है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं, हमें दिख नहीं रही अपनी संस्कृति। तो क्या इसका मतलब हम कारण पुरुषों में या महिलाओं में उनके डिज़ायर्स को, उनकी जो डिज़ायर्स है उनका ज़्यादा बढ़ना मान सकते हैं? मैम इसमें एक चीज़ है, जैसे हम लोग धर्मांतरण पे भी काम कर रहे हैं कि बहुत बहुत तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है। मतलब जी बिल्कुल। अमेरिका ने $10 मिलियन के अराउंड फंड किया है सिर्फ इंडिया को कन्वर्ट करने के लिए, मिशनरीज को इंडिया में जितना ज़्यादा तुम क्रिश्चियनिटी को फैला सको। ये तो मैम हुआ ये, इसको इसलिए ना इसलिए मैं कहती हूँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है भाई। तो जब आप इतिहास में ये जो कॉलोनाइजेशन जो हम पे किया गया, इतना ज़्यादा हम गरीब और दब गए कि जो हमारे पापा मम्मी की पीढ़ी थी उनसे पहले वो स्ट्रगल करते रह गए। देखिए आपके पास पैसा होगा तभी आप भक्ति, वही कहते हैं ना, बिना भोजन ना होई भक्ति गोपाला। तो भोजन नहीं था तो वो भक्ति भी नहीं कर रहे थे, चीज़ों से दूर हो गए। नहीं पता है हमें कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, 11 तो रेयरली ही, कोई 24 बता भी नहीं पाता। 24 नहीं, सॉरी 23 हुए, 24 होगा। तो ये कल के अवतार 24वां। अब हमें लगा कि वो वेस्टर्न से आए हैं, चश्मा लगा रहे हैं, ये सूट बूट टाई, अरे धोती तो गवार ही पहनते हैं, धोती वाले को बैंगलोर मॉल में एंट्री नहीं दी, ये भी कहानी पता होगी। तो हमें वो पूरी जो ग्लोबलाइजेशन जब हो रहा था तो डेफिनेशन ही डिफरेंट होगी। गॉगल्स लगा के आज भी चश्मा खिंचाना हमें बड़ा, अरे क्या बात है, धूप रहे न रहे हम चश्मा लगाने की लग्जरी समझते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ों में हम फंस के रह गए। और क्योंकि हमारी पहले वाली पीढ़ी थी वो बेचारी उस चीज़ से लड़ गई कि पहले सेटल तो हो लें, पहले खाना तो ले आए, पहले ये जो एक जनरेशनल वेल्थ ख़त्म हुई है, जो हमें किया गया है गरीब, इससे तो निकल जाएं। वहाँ पे कल्चर दब गया, ख़त्म। अब इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें लगता है अब मैं अगर बात करूँ, मैंने कहा निशा तुमने नदिया के पार देखी क्या है, कैसे गंवार बिहारन। अब मैं एवेंजर्स देखा है, अरे यार थॉर, अरे यार हल्क, मज़ा आएगा, कूल लगेगा 4 लोगों के सामने। लेकिन मैं बात करूँ विष्णु राम तो नहीं मज़ा आए, गंवार है ये, यही होता है, यही माइंडसेट है। तो हमें अब प्रेजेंट करना होगा नरसिम्हा जैसी मूवी के थ्रू कि भाई ये सुपर हीरोज़ हैं, और कहीं ना कहीं इनका ही इन्फ्लुएंस लेके तुम्हारा आयरन मैन बना है, तुम्हारे एवेंजर्स का मल्टीवर्स बना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जनरेशन मुझे लगती है ये थोड़ी अवेयर है,
लोग भले ही जेंजी को गाली दें, बट मुझे ठीक लगती है जनरेशन। नहीं, जेंजी थोड़ा सा हो गई है अपनी कल्चर की तरफ, मतलब श्री राम के चाहे वो नारे ही लगा के क्यों ना कर रही हो, पर कर रही है, कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो उसको करते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं महिला योग में थी, तो मोस्टली लोग मुझे कहते हैं कि नहीं पता होता उनको, मैं नहीं डिस्कस करती कि मेरा कास्ट क्या है, मैं कहाँ से हूँ, नहीं करती, क्या मतलब उससे तुम। और मेरी पढ़ाई भी पटना, इलाहाबाद, दिल्ली ऐसे हुई है, तो लोगों को समझ नहीं आता है कहाँ की है। तो एक एजम्पशन होता है कि साउथ इंडियन होगी या पंजाबन होगी, ये होता है। तो उनको पता नहीं था मैं बिहार से हूँ। ठीक है, वो लोग खाना खा रहे थे, तो एक कुछ अच्छा बना तो उसने उंगली से चाटी, कहते ओए बिहारन कैसे खा रही है उंगली चाटी, गवार बिहारन जैसी। मैं वहीं पे बैठी थी, मैंने कहा यार ये नहीं, वही बात है कि बिहार को क्यों टैग किया आपने। ये हमारा थॉट प्रोसेस है मैम, ये तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि हमारा थॉट प्रोसेस है। हमें लगता है कि उंगली से चाट के तो एक बिहारी ही खाता होगा। ठीक है, और हम भी अगर मुझे कोई बोलते कि तुम तो नहीं लगती बिहारी यार, तुम्हारा तो, मैं बहुत प्राउड, मुझे वहाँ पे क्यों नहीं, ऐसे ही तो होते हैं यार बिहारी, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं यूपी के लोग, ऐसे ही होते हैं, नहीं खाते हर कोई गुटखा। तो वो चीज़ मुझे कन्वे करना होगा ना, मैं उस टैबू को आगे ब्रेक कर रही हूँ कि नहीं, मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट वो मेंटल हेल्थ टैबू तोड़ रही हूँ। और ये टैबू केवल यहीं तक नहीं है स्वाति, बहुत है मैम। मैं आपको एक बहुत टाइनी एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही। आप ये सोचिए कि कॉलोनियल पीरियड रहा इतने दिन तक, कभी मुग़ल आते हैं, कभी अरबिक आते हैं, कभी डच आते हैं, कभी डन आते हैं, कभी फ्रांसीसी आते हैं, कभी ब्रिटिश आते हैं। आप ये सोचिए कि हमें डच नहीं आती, हमें डन नहीं आती, हमें स्पेनिश नहीं आती, हमें फ्रेंच नहीं आती, हम उस पर शेम नहीं होते हैं। बट अगर हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम उस पर शेम फील करते हैं। वाई? उन्होंने हमारे मेंटल, मतलब ये समझिए कि पूरी तरीके से उन्होंने हमारा जो ब्रेन वॉश होता है वो हर तरीके से किया है अपने कल्चर के थ्रू। ठीक है, पहनावा ओढ़ावा, रहन सहन, चाल चलन, बोली भाषा, हर एक चीज़ में आप देखेंगे कि हमारे अंदर एक यूरोपियन बसा दिया, हर इंडिविजुअल में यूरोपियन बसा दिया। अब आप अपने में, जैसे कि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो करके वो चले गए जी, वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया, हमारे अंदर इनबिल्ट हो गई वो चीज़ें। अब हम उसी इंजेक्ट कर दिया पूरे तरीके से, अब हम उसी क्राइटेरिया पे अगले को जज करते हैं। मैम इसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगी कि सर मैडम हमारा कल्चर नहीं था, मैडम वगैरह जो प्रोस्टिट्यूशन में थी, मैं आपको बता दूं, आप गूगल कर लीजिएगा इस चीज़ को, मैं आपको बताऊं, आप इस चीज़ को गूगल कर लीजिएगा। 90s, मतलब 19वीं सदी की बात मैं बता रही हूँ आपको, आप इस चीज़ को प्रॉपर गूगल करिएगा। जो मैडम वर्ड था ना, ये कॉलोनियल पीरियड में जो सेक्स वर्कर्स थी उनको एड्रेस किया जाता था। और आज के टाइम के लोग उसको बहुत प्रिविलेज फील करते हैं कि मुझे मैडम बोला जाता है। इसकी शुरुआत ऐसे हुई और आपको डाल दिया गया कि बहन जी खराब है, बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं आई एम नॉट बहन जी, ओ माय गॉड शी इज टू बहन जी, डाल दिया गया। मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे अरे यार तुम साइकोलॉजिस्ट हो, लगती ही नहीं हो, थोड़ा बनाओ ऐसे टिप टॉप करके आओ। मैंने कहा मेरा जब पेशेंट मेरे पास आता है ना, उसको मेरी एम्पैथी से मतलब होती है, उसको मेरे हाई हील से फ़र्क नहीं पड़ता जी। मेरा अटायर है भाई, साड़ी मेरा अटायर है, सूट। और हमने बहन जी को गंदा बना दिया, जो हमारा अपना था उसको हमने गंदा बना दिया। मैं हमेशा मेरे यूथ को कहती हूँ कि बेटा बहन जी को बोलो शर्माओ मत, तुम माँ हो, तुम बहन हो, ये तुम्हारी डिग्निटी है। और यहाँ के लोगों की माइंडसेट और मानसिकता ऐसी है कि बहन जी बोलते तो लगेगा आप मायावती हैं। हाँ, कह रही हूँ, सॉरी टू से, बट लोग कहते हैं ना कि बहन जी का टैग केवल उन्हीं को मिला है, तो वो ओन करती हैं उस चीज को। वो भी है मैम, और वो जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया गया एग्जैक्टली, नहीं बहन जी टाइप, हाँ बहन जी टाइप। आप साड़ी पहन लिया, आप स्टैंडर्ड में, या तो आप वैसा ब्लाउज। आप ये सोचिए कि कभी खुशी कभी गम मूवी कब आई थी? अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उसका ईयर कौन सा था, काफी साल छोटे थे, हम बचपन में थे तब ये कॉन्सेप्ट था कि आई एम नॉट लाइक बहन जी। यस, ओह अच्छा, उसका डायलॉग भी है पू, हाँ ऐसा वही आपको उसको हमने ग्लोरीफाई कर दिया। हालेलुया उसमें बोल रही है। मैं अब जब कन्वर्जन पे काम कर रही हूँ तो मुझे अच्छा ये तो अलग ही हालेलुया है, ये तो मतलब ही कुछ और है। स्कूल में तो हम भी हालेलुया कर रहे थे, अब पता चल रहा है यहाँ तो नौटंकी होती है हालेलुया के नाम पे। ये कन्वर्जन का खेल है मैम। जब इनको कन्वर्ट करते हैं तो प्रॉपर इनका दरबार लगता है, पास्टर बैठता है, इनके भूत झाड़ता है। इनका एक लाइन है, गरीबों के पास जाओ और बोलो कि जीसू के दरबार में अंधा भी देखता है और लंगड़ा भी चलता है। आप कुछ बोलते रहो, ये एक लाइन पे स्टिक रहेंगे। मैसेजेस आएंगे, कॉन्सर्ट्स होता है, ऊपर जहाँ पर भूत प्रेत लंगड़ा ये वो सब आओ, सब ठीक होगा।
और ये कुछ लिए रहते हैं हाथ में केमिकल पाउडर, यहाँ टच करते हैं और वो हिलना शुरू हो जाता है, हालेलुया हालेलुया का नाच चलता है वहाँ पे। मैं जाके देख के आई ना, मैं तो संडे को जाती हूँ। आप देखो संडे में इतने ये लोग जितने पास्टर्स हैं, फादर सिस्टर घूमते रहेंगे यहाँ और सबको कन्वर्ट करेंगे। जी। बाप रे, मेरी डिग्री ना हो जाए, मैं खुद ही कॉन्विंस। अच्छा, तो मैम मैं ये अब चलूँगी, जैसे कि हमने बहुत सारी चीज़ें जाना, मतलब फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में भी हमने अटैच किया सोसाइटी को, हमने रील्स के माध्यम से भी अटैच किया। तो क्या जो ये समाज में इतना सब कुछ फैल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, क्या हम इसको टेक्नोलॉजी को ज़िम्मेदार मान सकते हैं, या वही बात आ जाती है कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट है? मैम जब हम लोग स्कूल में थे तो एक कोट वायरल होता था कि टीवी इज़ एन इडियट बॉक्स, होता था ना। वो इडियट बॉक्स है ना, तो ठीक है, मुझे आई थिंक मैं 2013 से घर से बाहर हूँ और मैंने टीवी नहीं देखी है, लिटरली नहीं देखी है, और अब मेरा मन भी नहीं लगता देखने में, वैसा हो चुका है। कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं लगा, क्योंकि हमने नाता, जैसे जो हमारे यहाँ जो शिक्षा पद्धति थी उसमें श्रुति थी, सुन के लिख के पढ़ के, इसको हमने एकदम ख़त्म कर दिया। जी। श्रुति और स्मृति दोनों, सुनना पढ़ना ये सब था, लिखना। अब वो हम पढ़ना इन बुक से, अब बुक्स के नाम पे क्या पढ़ोगे? कैन लव हैपन ट्वाइस, वाइल्ड लव, क्या करूँगी मैं वो पढ़ के? अच्छी किताब ही नहीं पढ़ी, हमसे वेद छीना गया। जब इलाहाबाद कह रही सॉरी, नालंदा यूनिवर्सिटी जल रही थी, तो जो ह्यूंग सेंग थे उसने कहा था, मैं पहुँचूँ या ना पहुँचूँ चाइना, ये किताबें पहुँच जानी चाहिए। क्यों कहा? आज चाइना कहाँ है, हम कहाँ हैं? हम चश्मा लगाने तक ही रह गए, जीन्स पहनना, ये करना, वो हमें लगता वही, वो गलत नहीं है, लेकिन वो है ही नहीं, वो एक्चुअल है ही नहीं जो होना चाहिए। जी। हमसे हमारी पूरी पहचान को ही छीन ली गई। तो टेक्नोलॉजी अगर है मैम, अब जैसे आप तो टेक्नोलॉजी का ही यूज़ कर रहे हो ना, एक सोशल मैसेज दे रहे हो इसके माध्यम से, तो ये तो अच्छा है। हमने कॉलोनाइजेशन की वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हूँ, आज तक कंट्रीब्यूट नहीं किया इंडिया ने वहाँ, मैम पार्टिसिपेट तक नहीं किया है उसमें, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इंडिया का। लेकिन आज हम IoT की बात कर रहे हैं, AI चैट जो जितने हैं, मशीन ऑफ लर्निंग, हर चीज़ की बात कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी तो अच्छा है ना, बट डिपेंड कर रहा है कि अब वो हम पॉर्न देखने के लिए अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या कुछ अच्छे काम के लिए कर रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो हम टेक्नोलॉजी को बुरा या अच्छा नहीं कह सकते। हमारा जो EQ है, हमारा जो ह्यूमन फैक्टर है, वो कितना हाई है कितना लो है, हम उस पर क्यों, वही चीज़ है ना कि क्यों मुझे किसी के रेप की वीडियो देखनी है। समटाइम्स इसीलिए कहा गया था कि जो टेक्नोलॉजी से ही, क्योंकि ये साइंस का ही पार्ट है टेक्नोलॉजी, तो इसीलिए बहुत पहले कहा गया था ना कि साइंस इज़ द बून एंड कर्स ऑल्सो, बून एंड वेन। तो आप ये समझो कि जब पैंडेमिक था तो ये टेक्नोलॉजी ही थी जिसने हमें लोगों से कनेक्ट रखा, जिसने हमें कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी दिया है बहुत सारे लोगों को जो जॉबलेस हो गए थे। ये टेक्नोलॉजी ही है। आजकल जो गिग इकोनॉमी चल रही है, मैं बता दूँ, गिग इकोनॉमी एज एन ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, ये जब चल रही टेक्नोलॉजी का ही सब टेक्नोलॉजी का ही खेल है। तो टेक्नोलॉजी का रोल हमारे लाइफ में बहुत बड़ा है, हम इससे डिनाई नहीं कर सकते। बट वही है कि अगर आपके थाली में कंकड़ आ गया तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कंकड़ भी खाना है या चावल खाना है। ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता पे डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग को, अपने शरीर को और अपनी सोच को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ये पूरी तरीके से हम पे निर्भर है। ये जैसे अब हम ये जो बातें कर रहे हैं, हमारे व्यूवर्स भी जानते होंगे, ये पर्टिकुलरली हम अपने जो यूथ है उनको बताने की कोशिश करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ ये करो। आप भी अपने हिसाब से लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, मैम भी लगी हुई हैं। उसके बावजूद भी आज का जो यूथ है वो 80% गलत रास्ते पे ही है। अब जगह जगह हमें अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इसमें मैं आप दोनों से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो ये शादी को लेकर के, फैमिलीज़ को लेकर के, चलो एजुकेशन को लेकर के तो हमारी पब्लिक वास्ट हो ही गई है कि नहीं, पढ़ाना तो एक तरीके का ज़रूरी मान ही लिया गया, बट जो रिश्तों की जो एक कड़वाहट पैदा हो चुकी है, चाहे वो फैमिली रिलेशन हो या पति पत्नी का भी हो या बाहर किसी समाज का रिश्ता हो, तो जो ये यूथ पे असर पड़ रहा है, शायद आप इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और आप मानसिक तौर पे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी कि ये जो यूथ का जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो कहाँ जा रहा है, और कानून की नज़र में वो जो डेली डिवोर्स हो रहे हैं,
क्योंकि तलाक तो वही बात है कि हमारे पिछला जो समय था, जन्म बोल रही हूँ, सॉरी टू से, जो पिछला जो टाइम था, चीज़ें तब भी थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हवस उस टाइम भी लोगों में थी, रेप उस टाइम भी हो रहे थे, बट वो थे कि वो हाइड थे, ठीक है। आज ही इतना ओपनली हो रहा है कि लोग कतराते नहीं हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ बताना भी चाहूँगी, जैसे कि इतना बढ़ गया आजकल के यूथ में ये चीज़ें कि पशुओं तक नहीं छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक चीज़ मैं लिव इन रिलेशनशिप से शुरू करूँगी। मैं आपको बता दूँ कि जिस हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप के केसेस बढ़ रहे थे, और जैसे आपने श्रद्धा वाडकर मर्डर केस देखा होगा, उसके बारे में सुना होगा, ठीक है, वो आपके दिल्ली का ही केस था। तो आपने उसमें देखा होगा कि जिस तरह से मतलब ऑफेंसेस भी इन्हीं चीज़ों के थ्रू जेनरेट होते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कानून बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर आ नहीं रहा है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगता है। अब मैं आपको बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट हो गया है इंडिया का, ठीक है, जिसने यूनियन सिविल कोड लागू किया है। और यूनियन सिविल कोड का मतलब है सबके लिए समान रूप से वो कानून लागू होगा, जिसके तहत अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपको वो भी रजिस्टर कराना पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी, वो ज़रूरी हो गया है। उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट हो गया। अब इस चीज़ को फॉलो करते हुए उसके पीछे राजस्थान जुडिशरी ने, राजस्थान कोर्ट ने, ठीक, जोधपुर हाई कोर्ट ने भी इसको कंसीडर किया है। जी, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा, नो डाउट, वो तो लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कोई भी लॉ आता है तो तुरंत फॉर्मेशन में नहीं होने में आता। टाइम लगता है उसको। जी। और दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, या फिर जो भी माइंडसेट होता जा रहा है चीज़ों को लेके, डाइवोर्स केसेस को लेके, इन चीज़ों को लेके, तो इस पे एक ये भी है ना कि लोगों के अंदर से अब वो डर ख़त्म हो चुका है। और दूसरी चीज़ कि उनको गलत ज्ञान परोसा जा रहा है। सबको ये लग रहा है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे ये अधिकार है कि मैं किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर भी रेप का केस डाल सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर डाउरी डेथ का केस डाल सकती हूँ, वो झूठा हो या सच्चा हो। सच जो इंसान है इस चक्कर में वो स्ट्रगल करता है, जिसके साथ जेन्युइनली वो चीज़ हुई है, वो स्ट्रगल कर रहा है, अगला उसके मज़े ले रहा है। तो एज अ सोसाइटी कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉ हमारा फेल तो कहीं ना कहीं है, ठीक है, फेल्योर उसका है, क्योंकि उसके भी कहीं ना कहीं उनको तोड़ निकालने चाहिए थे कि अगर ये होता है तो इसका ये प्रावधान है, उसके लिए ये पनिशमेंट है कि अगर फॉल्स रेप केस है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते सिवाय फ्रॉड का केस करके, डिफेमेशन का केस करके, कोर्जन का, इंटिमिडेशन का, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। एज सच उस पर कोई लॉ नहीं बना है। फेक डाउरी डेथ पे एज सच कोई लॉ अभी तक नहीं आया है, तो वहाँ पे तो फेल्योर है ही है। और बीइंग एन एडवोकेट, कोर्ट रूम में ऐसे ऐसे भी केसेस आते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि इसके साथ भी उसके साथ भी। आजकल लोगों की ना मतलब डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा पीक पे चली गई हैं कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। वही बात मैं, जैसे हम बात ही कर रहे थे, आपने क्लैरिफिकेशन दिया कि वुमेन्स के साथ चलो लगा लो, ठीक है, कि वो हमारी खुद की सोच विचारधाराएं हैं या कानून नहीं कर रहा है, समाज किसी को गलत नहीं बोल रहा है, पर चलो ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग है। पर वहाँ कहाँ मानसिकता जा रही है कि कोई इंसान गाय को नहीं छोड़ रहा है, कोई बकरी को नहीं छोड़ रहा है, कोई मुर्गी को नहीं छोड़ रहा है, तो यहाँ कहाँ मानसिकता जा रही है? इसमें हम क्या मानेंगे? क्योंकि ये फैक्ट तो चलो हम ह्यूमन बीइंग के बेसिस पे हम लगा लेंगे, बट जो इंसान गाय को नहीं छोड़ रहा है, अभी रिसेंटली कल या परसों का ही केस है कि गाय माता के पैर बांध करके उसके साथ संबंध बनाए जा रहे थे, और उसके बाद वो इंसान घर में ही, गांव में ही जो है नग्न अवस्था में लेटा हुआ है, वेट कर रहा है कुछ टाइम का, फिर देन दोबारा वो ट्राई करेगा। वो काफ़ी हाईलाइट हुआ है वो केस अभी। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी, चलो ठीक है, हमारा कानून इसमें फेलियर है, तो यहाँ कानून और समाज कहाँ तक भागीदारी निभा रहा है? मैम यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगी कि ये सेक्सुअल डिसफंक्शन है। कोई जो एक ह्यूमन जिसको मेंटली रिटार्डेड नहीं है, बट डिसफंक्शन नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, ठीक है। उसको सेक्स की परिभाषा या तो पता होनी चाहिए, जो हमने पिछले बार भी बात की थी कि जैसा इन्होंने भी कहा डिज़ायर्स, तो टेम्पटेशंस हमें कंट्रोल करना नहीं आता, फर्स्ट। सेकेंडली
ये जो यौन शिक्षा है वो दी नहीं गई। WHO ने बोला है कि जो सेक्सुअलिटी एजुकेशन है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल। अभी CBSE ने थर्डली एक पूरा बुक निकाला है। जैसे बहुत टाइम से है कि स्कूल साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। मैंने भी काम किया है, मुझे भी पता है कि मैं बस एनुअल फंक्शन ही करवाती थी वहाँ पे, बोर्ड सजवा रही हूँ। ये कभी मुझे काउंसलिंग के लिए फ्रीडम दी नहीं गई कि बच्चा खुल के अपनी सेक्सुअलिटी, जेंडर बात कर सके मेरे साथ, नहीं अलाउ करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ें हमें भी नहीं पता है ना, वो चीज़ है। अब हमारे सारे लोगों के बायो टीचर्स ने अंडरलाइन ही करवाया है रिप्रोडक्शन, हमें पॉलिनेशन पढ़ाया, लेकिन फर्टिलाइजेशन ह्यूमन में जो होता है नहीं पढ़ाया, नहीं समझाया कि इट्स ओके इफ़ यू हैव पेनिस, इट्स ओके इफ़ यू हैव वजाइना, ये नॉर्मल है, बॉडी पार्ट्स है, लाइक आपकी आँखें, हाथ है, उतना ही ज़रूरी है। ऐसे इसको अब सेक्स एक टैबू है कि जैसे ये टर्म आता है, बेसिकली सेक्स का मतलब लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, लिंग, वो लिंग। अब सेक्स का बात करते ही हम हंसना शुरू करते हैं मुँह दबा के, लड़कियाँ अनकंफर्टेबल होंगी, लड़कों में एक टेस्टोस्टेरोन हाई होता है, सेक्स की बात हो गई, मतलब हमारी बात हो रही है, ये एक आता है। तो ये सारा फैक्टर्स मैम अगेन फिर लास्टली आता है हमारा ह्यूमन कोशेंट नहीं है। और दूसरा, अगर प्रॉपरली हम इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक सेक्सुअल डिसफंक्शन है। बहुत सारे सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं जहाँ पे लोगों को सिर्फ अंडरगारमेंट्स को छू के अब बहुत सारे देखें कि हॉस्टल से अंडरगारमेंट्स गायब हो जाते हैं लड़कियों के, उसको छूना, उसको सूंघना, उससे उनको सेक्सुअल प्लेजर मिलता है। एग्जिबिशनिज्म होता है जहाँ पे उनको अपने प्राइवेट पार्ट्स को फ्लॉन्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एक बचपन का किस्सा है मेरा कि किसी की डिलीवरी हुई थी हमारे घर में और हम सब नर्सिंग होम के बाहर थे। तो होता है ना कि बच्चा हुआ घर में, खुशी का माहौल, कुछ लोग अंदर होते हैं, बाहर होते हैं, आना जाना लगा रहता है। तो हम सब बाहर, कुछ हम 2-3 फीमेल्स थी, मैं तो काफ़ी छोटी थी, बट मुझे इतनी थी मैं कि मुझे याद है वो। तो एक सामने से पल्सर आई, उस टाइम पे ब्लैक पल्सर का बड़ा क्रेज़ था, आया था। तो पल्सर रुकी और वो आदमी आया, बिल्कुल बाइकर के ड्रेस में था, उसने जिप उतारी और अपना ही टुक आउट हिज पीनस, प्राइवेट पार्ट निकाल के गाड़ी पे रख दिया एंड ही स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। उसको पता नहीं क्या प्लेजर मिल रहा था कि सामने 3-4 औरतें खड़ी हैं। तो उस वक्त तो नहीं, बट जैसे जैसे साइकोलॉजी में मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि ये एक विकृति है, डिसफंक्शन है। बच्चों के साथ करना, मरे हुए लोगों के साथ करना, जानवरों के साथ करना, ये सब एक विकृति है, सेक्सुअल डिसफंक्शन है। वो इंसान नॉर्मल नहीं है ही नहीं। और क्योंकि हमने मेंटल हेल्थ को नकारा हुआ है, हमारे लिए हेल्थ के जो डायमेंशंस हैं वो हमें लगता है बस बुखार सर्दी नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, थायराइड नहीं होना चाहिए, हम स्वस्थ हैं। हमें पता ही नहीं है कि जो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपको फिजियोलॉजिकल इलनेस की तरफ ले जाएगा। हम इतने पिछड़े हुए हैं, कैंसर तक हो जाता है। एग्जैक्टली, हम ब्रेस्ट कैंसर को अब जाके आइडेंटिफाई कर पाए हैं और एक्सेप्ट कर पाए हैं। वो भी नहीं होता है। मैंने एक इन्फ्लुएंसर हैं वो, तो वो बात करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, कोई फुहड़ता नहीं है उसमें, बहुत अच्छे से वो डिसेंटली बताती हैं। तो उनके उस पर गए, तेरा तो कट गया, तो औरत नहीं है, अब तू मर्द है क्या, दिखा दिखा दिखा, कैसा लगता है। लिटरली ऐसे कमेंट्स हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? किसी औरत के लिए अगर उसके ब्रेस्ट को काट के हटा दिया गया, पहली बात कि कैंसर सुन के हमें सदमा लगता है, एक धक्का, क्योंकि मैं साइको ऑन्कोलॉजी में भी हूँ, उनकी काउंसलिंग करती हूँ, सपोर्ट थेरेपी देती हूँ। तो एक टैबू है, डर जाते हैं हम। कैंसर से नहीं मरता है इंसान, उससे जो स्ट्रेस होता है ना, उससे मर जाता है, डर से मर जाता है। नहीं बताओ तो हो सकता है 1 साल और वो जी लेगा जी, बट उस वक्त एक अजीब सा होता है। तो ये साइकोलॉजिकल फेलियर है कि हेल्थ के ना बहुत सारे डायमेंशंस हैं, कॉग्निटिव है, साइकोलॉजिकल है, स्पिरिचुअल है, इंटेलेक्चुअल है, हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है। इन सब को मिला के आपका हेल्थ बनता है। अगर आप कंप्लीटली फंक्शन कर रहे हो, इट मीन्स यू आर हेल्दी अकॉर्डिंग टू WHO। ये नहीं कि मुझे सिर्फ सर्दी बुखार नहीं हो रहा है। औरतों को थायराइड्स क्यों हो रहे हैं, PCOD क्यों हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मोस्टली हमारी माओं को, मेरी मम्मी, मेरे घर में 90% फीमेल्स को हार्मोनल इश्यूज़ हैं। क्यों? क्योंकि आपने बोला ही नहीं। आपने थायराइड ग्लैंड क्या, यहाँ क्या फंक्शन है उसका, एक्सप्रेशन, आपने उसको सप्रेस कर दिया, क्या होगा? थायराइड होगा। हम जब स्पिरिचुअल हीलिंग्स जो होती है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह, हम वहाँ पे इन चीज़ों को हील कराते हैं। क्यों साइकोलॉजी में कैथारसिस होता है, इनिशियल मतलब मेंटल वॉमिटिंग जिसको बोलते हैं, बोलो निकालो, नहीं निकालोगे वो ट्रॉमा बन के ज़िंदगी भर रह जाएगा। वो कभी जॉइंट पेन, कभी कुछ के फॉर्म में निकलेगा। यही होता है। एंड सेम चीज़ ऐसा नहीं है सिर्फ औरतों के साथ हो रही है, पुरुषों के साथ भी है। अब देखो, उनको भी तो हम एक नोइंगली अननोइंगली एक सर्टेन जेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बांध रहे हैं कि तुमको तो कमाना ही है, चाहे तुम रिक्शा चला के कमाओ, चाहे क्यों भाई, सिखाओ ना कि बेटा ठीक है, कमाना दोनों का ज़रूरी है।
एक सर्टेन पॉइंट पे अगर आप नहीं कमा पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप बीवी का भी खा सकते हो जैसे वो आपका खा रही है। इसको हम न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, तुम ही खिलाओगे, तुमको तो करना ही है। तुम बाई जा रहे यार पढ़ा लिखा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, क्या कर रहा है, ये कर ले, बीवी ये करेगी, बीवी क्यों करेगी? क्यों बीवी को ये सिखाया नहीं जा रहा कि तुमको जाके पति की कमाई ही खानी है? क्यों तुमको सिखाया जा रहा है कि तुमको ही फूल चाहिए? क्यों नहीं उनको भी हम फूल दे सकते हैं? तो इन सब चीज़ों पे काम, अगेन वही साइकोलॉजिकली हम बहुत पीछे हैं जी, बहुत पीछे हैं। तो इसको एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो हैं, जो हैवानियत करते हैं, वो बेसिकली सेक्सुअली डिसफंक्शन का शिकार हैं। वो कोई बेसिकली उनको हमारे जीवन जीने लिए का अधिकार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको इस सोसाइटी से ही बिल्कुल डिप्राइव कर देना चाहिए। क्या अपने कानून में है उन लोगों के लिए ऐसे कुछ? देखिए, कानून तो सबको, अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि राइट टू लिव सबको है, जीने का अधिकार तो सबको मिला। अब जैसे मैं इसमें पर्सनली पूछना चाहूँगी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो पशुओं को ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या ऑफेंस कानून है, अब बिल्कुल है। किस तरीके के क्राइम उनके मतलब लगता है? रेप केसेस में ही फॉल होता है, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट में भी फॉल होगा, और ये जो है आपके आईपीसी में भी एज अ ऑफेंस फॉल होता है। और आईपीसी जो अब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी फॉल होगा एज अ रेप केस ही। और इसमें उनको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। किस तरीके की सजा? रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में आपको लाइक 14 साल की सज़ा या 20 साल की सज़ा, डिपेंड करता है। और प्लस आपको कंपनसेशन जो है देना पड़ता है। हाँ, वो भी है कि अगर मान लो उसके थ्रू कोई इंजरी हुई है, जो विक्टिम है या एनिमल है उसके थ्रू, तो उसमें भी जी, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो आप थोड़ा ये बताइए कि जो जेल के अंदर हमारे क्रिमिनल होते हैं, सब अलग अलग तरीके से जाते हैं। जैसे कि मैंने कहीं सुना था कि ये बताया जाता है कि जो मर्डर करके जाएगा अंदर, वो जेल का राजा माना जाता है अंदर कैदियों में, और जो रेप करके जाता है उसको वो जो अंदर वो कैदी होते हैं वही टॉर्चर कर देते हैं बहुत ज़्यादा। पुलिस को तो टॉर्चर करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उनको अलग तरीके का टॉर्चर किया जाता है, क्योंकि वो उनकी नज़र में बहुत अलग तरीके के वाहियात प्राणी होते हैं जो अंदर वो ये रेप खासकर करके जाते हैं। तो आप, मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगी कि जो ये केसेस, जो ये रेप केस करके जाते हैं, या फिर ठीक है मर्डर केसेस में तो हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि कैद हो गई, तो उनको अंदर किस तरीके की मारपीट या प्रताड़ना देखनी पड़ती है, झेलना पड़ता है? क्या वो झेलने के बाद उनके शरीर में कुछ डर वर पैदा होता है या नहीं होता है पुलिस का? बिल्कुल होता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर देखिए गैंग रेप के केस में तो फिर मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ है या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होती है। तो वहाँ तो उनका केस वैसे ही ख़त्म हो, उनको ये समझ में आ जाता है कि अब तो मेरी पूरी ज़िंदगी यहीं कटनी है, या तो फिर हैंग टिल डेथ, ठीक है, जो कि अभी तक हुआ नहीं है हमारे कंट्री में, इंडिया में हमारे हुआ नहीं है अभी तक। निर्भया वाले में गैंग रेप में हो, उसमें तो हुआ है। वो जो मेन था वो उसने तो जेल के अंदर ही अपने से दरी से वो गला बाकियों घोट को लिया था। पड़ी फांसी। हाँ, वो तो मतलब मेन कल्प्रिट तो वो था। उसके अलावा अभी तक जो चीज़ें हैं, तो नो डाउट उनकी लाइफ जेल में टफ तो हो जाती है, फॉर श्योर हो जाती है। उसके अलावा जो भी मतलब ऐसे टाइप के काम होते हैं, लाइक टॉयलेट क्लीनिंग हो गया, ठीक है, या मतलब रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपसे हार्ड लेबर करवाया जाएगा, आपसे वो सारे काम करवाए जाएंगे। उसके बाद में जो को ऑफेंडर्स होते हैं, उनके साथ में जो जेल में रहते हैं, कैदी होते हैं, वो उनका भी एक टोरा होता है, कहा जाए कि भाई हम तो तुमसे पहले से आए, तो हमारा राज है, हमारी दादागिरी है, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको आड़े हाथों लेते हैं। तो उनके लिए नो डाउट सर्वाइवल बहुत टफ हो जाता है। जैसे मैम आपने तिहाड़ में काम किया है, तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो? एक्चुअली मैं जिस केस पे काम कर रही थी, निर्भया वाले पे, उसमें ही ये हुआ था कि जब वो कल्प्रिट थोड़े से नॉर्मल हुए, उनका वो डिप्रेसिव फेस थोड़ा कम हुआ, वो थोड़े से नॉर्मल होने लगे, तब वो बताते थे कि मैम मैं तो मारता हूँ सबको, बहुत मारता हूँ। कोई भी अगर मुझे पता चल जाता है ना कि रेप के आया है केस में या ईव टीजिंग में आया है, कुछ भी ऐसा महिलाओं के प्रति क्राइम करके, स्पेशली रेप वगैरह, हम तो बहुत मारते हैं उसको चौड़े से। मतलब इनको नाड़ा वाला जो पजामा होता है वो तक प्रोहिबिट कराया जाता है, नहीं तो ये एक दूसरे को फांसी लगाते हैं। जी जी। अच्छा, बात तो ये भी रहती है कि जो अंदर जिसने फांसी लगाई थी वो भी ठीक है,
ऐसा नहीं है कि फांसी लगाई थी। तो अब रियलिटी नहीं पता, बट वो बताता था, बाकी अब मुझे नहीं पता। ये चीज़ें भी होती हैं, तो अंदर टॉर्चर होता है, बहुत टॉर्चर होता है। ये लोग एक वो होता है, गुट बन जाता है इनका जी। ठीक है, ये दादा हैं, ये वो हैं। दादा मतलब जैसे मुंबई वाले लैंग्वेज में भाई दादा, वो वाला इनका बन जाता है। सुपीरियर जो सुपीरियर मानते हैं खुद को, और अच्छे से पिटाई होती है, बहुत अच्छे से इनका होता है टॉर्चर। मतलब खातिरदारी, इनकी ट्रीटमेंट बिल्कुल वीआईपी होती है। पुलिस को नहीं करनी पड़ती है वहाँ पे, अंदर ही एक्चुअली पुलिस बाउंडेड है, एडमिनिस्ट्रेशन बाउंडेड होती है, क्योंकि फिर ह्यूमन राइट्स वाले उनके पीछे पड़ जाएंगे। जी। सबसे बड़ा लूप होल तो ये भी है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन आगे आ जाता है, उनके लिए खड़ा हो जाता है। क्या वाकई में ही हमारी जो कानून व्यवस्था है इन राइट्स को मान के चलती है? कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, कहीं ना कहीं मानना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ के जैसा है ना, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के होते हैं, तो इसके भी हैं, ऑब्वियस सी बात है। और यहीं पे जैसे मान लो फीमेल्स की सॉरी मेंस की बात की हमने कि उनको जेल में ऐसा कुछ देखना पड़ता है, तो फीमेल्स की भी जेल होती है, उनको किस तरीके की प्रताड़ना देखने मिलती है? उनको भी सेम लेवल पे ही होता है। अब देखिए, जो ऑफेंडर्स हैं, कहीं ना कहीं उनका जो वो है माइंडसेट है, एक एंटी सोशल हो जाता है। बिल्कुल वो हर चीज़ से लगभग कट आउट हो जाते हैं, और उनके जो इमोशंस है ना, वो वाले वो एक टाइम पे फ्लक्चुएट होना भी बंद हो जाते हैं, और समवेयर डेड हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है कि कुछ नहीं बचा। अब जैसे कि मतलब कई बार न्यूज़ में हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि और लोग बड़ा इंटरेस्ट से उसको सुनेंगे कि ये 10 दिन के रिमांड पे ले लिया गया है, तो उसको बड़ा चाव से लोग ऐसे जज करेंगे कि हाँ इसको ऐसे तोड़ना, इसको ऐसे मारना, ये करना। अभी वो जो केस हुआ था अपना ब्लू ड्रम वाला, तो उसमें भी मुस्कान के लिए बोला गया था कि अब वो रिमांड पे ले ली गई है। तो ये जो फीमेल्स, पर्सनली मैं एज अ फीमेल्स बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम अलग अलग कैटेगरी से बैठे हुए हैं इधर, तो क्या आपके सामने जब आप इन ऐसे केसेस पे काम कर रहे हैं कि कोई क्रिमिनल जेल काट के बाहर आया हो और उसको फील हुआ हो कि भाई हाँ मैंने एक क्राइम किया था और मैं अब इस तरीके का क्राइम नहीं करूँगा, क्या ऐसा कोई भी है कि वो सुधर गया हो? या फिर कई बार तो हमने मतलब कि मैं जहाँ तक मेरे को पता है कि 60% लोगों के मन से तो डर ही निकल जाता है फिर कि अच्छा कुछ नहीं है, जेल में थोड़े दिन जरा सजा काट के आनी है, कुछ और तो लोग ये उसको है। प्रिविलेज समझते हैं कि मेरे ऊपर 4 मुकदमे हैं तो मैं बहुत बड़ा गैंगस्टर हूँ। जी, वही जो फैक्ट है, वही चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि वो जानबूझ के ऐसा कर देते हैं कि भाई हाँ देखेंगे कि लग जाएंगे, केस लगने होंगे, तो ऐसे ये सोचो अच्छी चीज़ है। हाँ वो अच्छी चीज़ माने जा रहे हैं। कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग अपना आइडल समझते हैं। जी। क्यों? क्या है उसके पास? है कौन वो? है कौन वो? है तो ऑफेंडर ही, है तो अपराधी, गैंगस्टर है, इतना बड़ा गैंगस्टर है। और आप ये सोचो कि पुलिस, मीडिया, हर तरीके की प्रोटेक्शन उसको मिलती है, तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर तो है ही है। तो वो तो बात वही आ गई ना घुमा फिरा के। अब उसका कोई, अब वही है ना कि वो दादा बन गया है, वो गैंगस्टर, उसके पास टैग है कि उसके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि सामने से एविडेंस नहीं आते, विटनेसेस नहीं आते, केस चल रहा है। अब ये वही बात है कि गैंग वॉर्स की अगर हम बात करने लगे तो हमारे पास तो एक मुद्दा ही अलग हो जाता है इन चीज़ों को लेकर के, वो तो एक कॉन्सेप्ट ही अलग आ जाएगा। उसी से लोग इन्फ्लुएंस होते जाते हैं, छोटे छोटे लोग। मैम वही है कि अगर हम पुष्पा और केजीएफ को ग्लोरीफाई करेंगे, उनको अपना हीरो मानेंगे, तो ये चीज़ें होंगी। अभी वो पंजाब में अपने सिंगर मारे गए थे, सिद्धू मूसेवाला, मतलब फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि बोलता है कि कौन से गाने गाता था वो, मैंने तो उसके ज़्यादातर गाने खैर सुने ही नहीं है। ठीक है, मैं भी ज़्यादा नहीं समझ पाती पंजाबी। हाँ, तो नहीं पंजाबी तो समझ लेते, बट मुझे ये नहीं पता चलता अच्छा ये सिद्धू मूसेवाले का गाना, मैं वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं होता। अच्छा ये गाना गाना है, अभी ठीक है सुन लिया, दैट्स इट, काम खत्म, बस बज रहा है वो मेरा भी वही होता है, बस उससे ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं पता चलता कि किसने ये क्यों गा रहा है कि अच्छा इसको, बट लोग उसको इन्फ्लुएंस इतना कर लेते हैं, अपनी रियल लाइफ में कर लेते हैं। ज़्यादातर मैम आप समझ पाओगे, ज़्यादातर आप भी समझ पाओगे कि आप देखोगे आजकल यंगस्टर गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें हाई बीट के गाने बज रहे होते हैं, ड्रंक होते हैं, और फिर वो कुछ
यहाँ पे ही अभी शायद 3 या 4 महीने पहले वाला मासूम केस है, मासूम शर्मा के भी केस है, और एक ऐसे ही नॉर्मली पब्लिक केस है कि 2 लड़के और आई थिंक वो दोनों ही आपके अंडर 18 होंगे। एक शायद 13 इयर्स का था, एक शायद 16 इयर्स का था। हाई बीट पे गाने चल रहे थे और दोनों बिल्कुल ड्रंक थे, बहुत ज़्यादा। बराबर की सीट पे बैठा था, एक बराबर की सीट पे जो गाड़ी चला रहा था उसने स्कूटी के ऊपर उड़ा दी, 3 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। और फिर बच्चा निकल के, दूसरा बच्चा कह रहा है मैंने थोड़ी ना करा, इसने करा है। और वो निकल करके बोला, और ये भी मैंने रील में ही देखा था, बाकायदा वो रील शूट की गई थी, तब लोगों ने उसकी गाड़ी को पकड़ा था। और जिसने गाड़ी चलाई तो बोला क्या हो गया, मर गए तो मर गए। ये ऐसे केसेस हमें इमोशनल क्वोशिएंट है ही नहीं हमारा जी। टेक है, हाई ह्यूमन टच खत्म हो चुका है। मैम ये जो रोड रेजेस वाला है, तो वही अगेन यहाँ भी हम किसी को ओवरटेक कर दें या वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बुलेट को हाई हो जाता है, गलत चीज़ में। अभी मैंने रिसेंटली देखा, मैं कहीं जा रही थी अभी कल परसों में, तो सैयारा में एक सीन है कि उसको पीछे ऐसे बांधता है। मैंने लिटरली ऐसे ड्राइव करते देखा है, मुझे लगा क्या ज़रूरत है भाई। अच्छा, इसी से एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे। ये मूवीज़ में जैसे कि हीरोइंस जो होती हैं आगे आ जाती हैं बाइक के, हीरो चला रहा होता है और वो आगे आ जाती हैं, और वो फिर मतलब ऐसे ड्राइविंग हमने सड़कों पे देखी है। तो ये चल क्या रहा है, सोसाइटी कहाँ जा रहा है? सुपरविजन में हो रहा है। आप सुपरविजन में नहीं कर रहे हो ये चीज़, आप ट्रैफिक पुलिस के सुपरविजन में हो, और वो आपको अच्छे से ये करेगी इलाज, पूरा चालान देगी आपके घर पे और फोटो के साथ। हाँ एग्जैक्टली। और समझना पड़ेगा मैम, मुझे ये लगता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ, ठुक गई गाड़ी किसी की भी, उठ के जो गाली गलौज कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, भाई पूछ लो भाई लगी तो नहीं, ठीक है होता है, सॉरी, थोड़ा सा तो इमोशन दिखाओ वहाँ पे। कहाँ चला जाता है, मारने लग रहे हो, ठीक है पैसा लगता है, इंसान किस्त भरता है, मतलब जन्मों की कमाई होती है, तो गाड़ी मतलब है हमारे यहाँ, इतना भी ये नहीं है कि हर कोई गाड़ी ऐसे चावल दाल की तरह खरीद पाएगा। ठीक है स्क्रैच लगा, पैसे लगे, बट पूछो तो सामने वाले से भाई, म्यूचुअली थोड़ा तो दिखाओ वहाँ पे इमोशन। खून बह रहा है लेकिन मारेंगे ज़रूर, गाली ज़रूर देंगे, पहले तो ये ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फ्लेक्स कैसे करेंगे, अरे पता है मैंने तो मारा, दे दिया मैंने अच्छे से। क्यों ये हो रहा है? मतलब हम गलत चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। मुन्ना भाई MBBS, मतलब गुंडों को हमने शुरू से ग्लोरीफाई होते हुए देखा है। इन गुंडों को हमें लगता है यही तो अच्छा है, यही तो मज़ा आता है, चोर डकैत। तेरे नाम सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। आज भी मैं लोगों को देखती हूँ ये कट, और ऐसा नहीं कि मैं बिहार की बात कर रही हूँ, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। आप कल्याणपुरी जाओ, ज़खीरा जाओ, आज भी लोग वो तेरे नाम, जो अमिताभ बच्चन के 1-2 विलेन कैरेक्टर्स हैं यहाँ वाले, जो उनका क्या इसको बोलते हैं, उनके हेयर स्टाइल्स, उसमें मैं आज भी लोगों को देखती हूँ। राधे मार रहा है, पीट रहा है, सिगरेट पी रहा है, कैसे वो अच्छा कैरेक्टर हो सकता है? कबीर सिंह और प्रीति को थप्पड़ मार दिया तो प्रीति ने सह लिया रोते हुए, अब मार दो कोई नहीं। और क्यों प्यार है तो वो मारेगा ही नहीं। Exactly. मारेगा ही नहीं। वो कैसा प्यार है फिर? हाथ कैसे उठ गया? वो ठीक मन में ही नहीं है। आया। अब वही बात आपने एग्जैक्टली सही बोला कि उसने मार दिया, उसे सहन कर लिया, बढ़ावा दे दिया, ठीक है, उसे सहन कर लिया। अब अपने नीले ड्रम वाली थी, उसको क्यों नहीं मारा? सही बात है। वो नीले ड्रम में बांध दी। वही चीज है। आजकल वही बात, उस पे कॉमेडी भी इतना लोग बना रहे हैं। वो हमारे लिए किसी का घर उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, मतलब कोई क्राइम हुआ है अच्छे लेवल का, लेकिन वो क्या है, कंटेंट बन गया, फनी बना रहे हैं चीज़ें। वही मैं कह रही हूँ कि हम इतने मेंटली सोशली बैकवर्ड हैं, इतने इमोशनली बैकवर्ड हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपने इमोशन को दिखाना कैसे। जैसे मैं जब ट्रैफिकिंग की बात करती हूँ तो कभी कभी मेरा अब नॉर्मल होता है, मैं नॉर्मली बात करूँ, मैं ऐसा नहीं कि मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। तो मुझे लोग बोलते हैं कि तुम कितना कैजुअली बोलती हो यार, किसी के साथ ये हो गया। मैंने कहा देखो, मेरा इमोशनल क्वेश्चन जो है ना, कि मैं उसके लिए लड़ रही हूँ आज, अपना बैंक बैलेंस एग्जॉस्ट करके। ये नहीं कर रही हूँ कि मैं बस कंटेंट बना रही हूँ उस पर। आज तक आप कभी नहीं देखेंगे किसी भी सेक्स वर्कर या प्रोस्टिट्यूशन का हमने सोशल मीडिया पे डाला है, कभी नहीं डालते हैं। भाई डिग्निटी है, हर किसी को हम वो डिग्निफाइड लाइफ में देखना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो वो क्वेश्चन ही नहीं है हमारे अंदर, ख़त्म हो चुका है। या तो हमारे टेम्पटेशंस एकदम हाई हो चुके हैं गलत चीज़ों या बिल्कुल ही लो हो चुके हैं, या हमारा इमोशन क्वेश्चन ख़त्म। अब मैं कुछ थोड़ा सा और 1-2 चीज़ें मेरे माइंड में चल रही हैं। जैसे कि मैं पेरेंट्स पे आना चाहूँगी अब, जैसे कि खासकर माँ पे।
जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में माँ वर्ड तो मतलब सब कुछ ही समाहित हो जाता है माँ वर्ड में, पर आज के कल के लोग माँ के आगे कलयुगी माँ लगा रहे हैं। माता हो गई कुमाता, माता हो गई कुमाता, कलयुगी माँ। तो अभी उसके ऊपर भी हमने काफ़ी रील्स, काफ़ी केसेस देख लिए हैं। जो हाल फिलहाल में जो मैंने देखा है उसमें वो टीचर ही हैं वो लेडी, और उनकी एक बेटी है, और वो अपने बॉयफ्रेंड से क्योंकि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, और वो अपनी ही बेटी का रेप कराती हैं अपने बॉयफ्रेंड से, और वो नाबालिग होती है, वो मर जाती है, और वो फिर दोनों फरार हो जाते हैं, पकड़े जाते हैं बाद में। तो इसके ऊपर आप थोड़ा बताएं, और आप भी हमें बताएं कि ये कलयुगी माएँ, अब जितना भी हम देख रहे हैं कि ठीक है हमारे डिज़ायर्स बढ़ रहे हैं, हमारा मेंटली जो स्ट्रेंथ है वो डाउन होता जा रहा है सॉरी, परवरिश का जो ज़्यादातर हमारा बोला जाता है कि माता पिता देते हैं, तो यहाँ पे पिता भी फेल हो रही है, माएँ भी फेल हो रही हैं, क्यों? मैम जैसा आपने बोला कि माता पिता दोनों फेल हो रहे हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे का समाजीकरण हो रहा होता है, जब वो उस प्रोसेस में हो रहा होता है, तो यहाँ पे जिम्मेदारी दोनों के कंधों पे इक्वली है, किसी एक को नहीं हम कह सकते। दूसरा एक केस मैं आपको बताती हूँ, बहुत चीज़ें हो रही हैं, और आजकल नहीं, बहुत समय से ये भी हो रहा है, वही चीज़ है कि अब सोशल मीडिया है तो एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया, मतलब चीज़ें फटाक से सामने आ रही हैं। उसमें वो बच्चा हमारे पास ही है, कोविड में उसके फादर की डेथ हो गई, ठीक है, हमने उसको जो एक्सग्रेशिया वगैरह था वो DCPO के थ्रू दिलवाया, सब सारी चीज़ें की, उसकी माँ भाग गई। छोटा बच्चा 3 साल का, उसको छोड़ के उसकी मदर भाग गई, अफेयर जिनके साथ था, और वो बच्चा अभी तो हमने उसको चाइल्ड लेबर से हटाया है। बहुत वो सब कुछ करता था, इंजेक्शन्स ले रहा था, चांदनी चौक का केस था ये, पुरानी दिल्ली, इंजेक्शन्स लेता था, सिगरेट बीड़ी तो खैर बहुत छोटी सी बात है, स्वीटी सुपारी, रजनीगंधा बहुत छोटी सी बात है, ये सारे नशे करता था। छोटा सा बच्चा मैम, इतना प्यारा है, इतने अच्छे से बोलेगा, चोरी करने जा रहा है, सामान तोड़ने जा रहा है, ये चीज़ें कर रहा है। वहाँ पे माँ का क्या रोल था? तुमको माँ और बाप दोनों बनना था, या माँ नहीं है तो पिता माँ और बाप दोनों बने, बट नहीं, इसको बाकी चीज़ें, वही चीज़ है कि टेम्पटेशन ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे। हमको लग रहा है हम अभी मैम जैसे आप देखोगे ना, एक पर्टिकुलर जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं, मिडिल क्लास की तो बात ही अलग है, ये तो इतने जंजाल में फंसे हुए हैं कि इनके पास कुछ है ही नहीं। जो लो में है उनको मैंने देखा है कि कुछ केसेस हैं हमारे पास ऐसे कि एक थप्पड़ मार दिया, लड़ाई हो गई, कुछ हुआ, दोनों साइड से। ऐसा नहीं है, यहाँ पे बड़ा एम्पावरमेंट है, आप जाओ, या तो बहुत है या तो बिल्कुल नहीं है। थप्पड़ मारा, या मुझे नहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगी या नहीं रहूँगा, छोड़ के निकल लेते हैं, ऐसा भी होता है। और ऐसे केसेस भी होते हैं कि भसुर भी रेप कर रहा है, जो जेठ बोलते हैं, जेठ भी रेप कर रहा है, ससुर भी रेप कर रहा है, देवर भी कर रहा है, नंदोई भी कर रहा है, सारे कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी हमारे पास जो ये देख रही हैं। अभी एक केस है मैम, मैं अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं सुबह के 5 बजे घर आई हूँ। वो आदमी अमेठी का था, अमेठी या इटावा का था, यूपी में कहीं। वो आया, अपनी वाइफ, उसको 3 बेटियाँ हो गई हैं, अभी 2 महीने की उसकी बच्ची है। वो अब इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो चुकी है बच्ची, क्योंकि उसने उठा के फेंक दिया था उसको, उसके सर में चोट आया, मदर को टाका लगा है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, उसको मारा और भाग गया रातों रात। फिर हम उसके कांटेक्ट में आए, क्योंकि हम झुग्गियों में घूमते रहते हैं, हमने सबको अपना नंबर देखा है। तो उसने रात में फ़ोन किया कि दीदी आ गया है, अब फिर से बोल रहा है जान मार दूंगा, नहीं तो बेटा चाहिए, ज़बरदस्ती कर रहा है मेरे साथ, मेरे टाके भी नहीं कटे अभी। तो हम लोग फिर गए हैं वहाँ पे, और करते धरते सारी चीज़ें 5 बजे हमें सुबह। इतने चैलेंजेस हैं मैम, इतनी ब्रुटैलिटी है सोसाइटी में, हम किसी एक जेंडर को बोल ही नहीं सकते। वही मैम एक चीज़ आप देखो कि जो काम पुरुष सालों से कर रहे हैं वो ग्लोरीफाइड है, एक्सेप्टेड है, कि वही है कि औरतों का जलना किसी को इतना नहीं तकलीफ दिया, लेकिन एक पुरुष जल गया तो वो हाईलाइट ज़्यादा हो रही है। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो मैरिटल रेप होते हैं, ये कितने इसमें कितना अपराध माना जा सकता है या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है, मैरिटल रेप जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे लॉ में नहीं दिया गया है। हाँ, सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये चीज़ें मेंशन है, ये भी रेप की कैटेगरी में ही फॉल होती हैं। बट मैरिटल रेप जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक मतलब एडमिसिबल नहीं है। ये माना तो जाता है कि होता है, और कोई भी ऐसा सेक्स जो है जो किसी औरत की इच्छा के विरुद्ध किया गया है,
वो अपराध है, चाहे वो जैसा भी हो। अब मैरिटल रेप में ये एक केस मेरे पास ऐसे ही आया था कि क्या कहते हैं, वो लड़की थी, नई नई शादी हुई थी, तो मतलब बहुत कम उम्र की थी, तो वो उतने अच्छे से उन चीज़ों को नहीं एडजस्ट कर पा रही थी, उसकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ये कह लीजिए कि भाई 18-19 साल की लड़की है और आप जो है अपना मैन पावर उसके ऊपर दिखा रहे हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी? उस चीज़ को एडजस्ट करने में उसको दिक्कत हो रही थी। बट वो ये कहती थी कि दीदी अगर नहीं करूँगी तो फिर मारता था कि तुम तो लायक ही नहीं हो, तुमसे खामखा मैंने शादी कर ली, तो या तो मैं शादी तोड़ूं। और वो लिटरली कसमें खा रही थी कि दीदी मैं सच बता रही हूँ कि और मेरी शरीर साथ नहीं देती है। तो वो जो कहा गया है ना कि उसको समझना पड़ेगा, तो ऐसा कोई भी अननेचुरल लस्ट जो है वो रेप की कैटेगरी में आता है। वो रेप तो है और वो ऑफेंस भी है और वो पनिशेबल भी है। इसमें भी पनिशमेंट मिलती है, नो डाउट, बस टर्म अलग हो जाते हैं। ठीक है, कि एक ज़बरदस्ती किसी के साथ करना वो अपराध है, वो अपराध की ही श्रेणी में आता है और उसके लिए पनिशमेंट्स प्रोवाइडेड हैं लॉ में। इसके लिए लॉ ये नहीं कहेगा कि नहीं, प्रिवेल नहीं करेगा। ओके तो स्वाति मैम, मैं थोड़ा बहुत LGBTQ के बारे में जानना चाहूँगी, वो आप थोड़ा विस्तार पूर्वक हमें बताएं। जी, तो ये LGBTQIA+ एक पूरा स्पेक्ट्रम है। तो बेसिकली हमारे यहाँ 75+ जेंडर्स हैं, ठीक है, जो हमें पता नहीं, हमें लगता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसके आगे कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे जेंडर्स हैं जो हमारी सेक्सुअलिटी और जो हमारे फिजियोलॉजी, इन 2 कैटेगरीज पे बेस्ड हैं, है ना। इनके बेसिस पे ही फिर हमारा इमोशन डेवलप होता है, जिसको हम जेंडर एक्सप्रेशन या आइडेंटिटी बोलते हैं। तो जो लेस्बियन है, L फॉर लेस्बियन, G फॉर गे, B फॉर बाइसेक्सुअल एंड A फॉर एसेक्सुअल, ये सारे सेक्सुअलिटी पे बेस्ड हैं कि जो मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कैसा होगा। तो जो हमारा, जब हम बच्चा जन्म लेता है तो जिस जेंडर के साथ उसका जन्म हुआ है, मतलब अगर उसको पीनस है तो एक लड़का है या एक लड़की है, वजाइना होगा तो उसको हम सिस आइडेंटिटी बोलते हैं, उसकी जिस जेंडर के साथ उसका जन्म हुआ। अब अगर मुझे एट बर्थ वजाइना असाइन हुआ, मैं एक फीमेल गर्ल हूँ, और जो मेरा जेंडर आइडेंटिटी है, मतलब मेरा रहन सहन भी है, और जो मेरा जेंडर एक्सप्रेशन है कि मुझे बिंदी ही पसंद है, मुझे बड़े बाल ही पसंद है, या मतलब जो एक औरत को जिस वे में हम फेमिनिन एनर्जी को देखते हैं वही पसंद है, तो मैं एक फ़ीमेल ही हूँ। बट अगर मेरी जो एक्सप्रेशन है वो मुझे लग रहा है कि मैं अपने भाई जैसा दिखना चाहती हूँ, मुझे अपने पापा की तरह दाढ़ी चाहिए, मूछ चाहिए, मुझे भी गुड़िया से नहीं कार से खेलना है, इन चीज़ों, मतलब एक एक्सप्रेशन दूसरे जेंडर की तरफ है, तो फिर वो ट्रांसजेंडर हो जाता है। ठीक है, ये सेक्सुअली पूरा उसमें है कि लेस्बियन जो होगी उसकी बॉडी भी वही होगी जो सिस आइडेंटिटी, सिस जेंडर है उसका, मतलब फीमेल विथ ऑल द फीमेल ऑर्गन्स एंड प्राइवेट पार्ट्स, वजाइना, ओवरी सब होंगे, बस उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन होगा वो सेम सेक्स की तरफ होगा, फीमेल की तरफ ही होगा, उसको फीमेल ही पसंद है। सेकंड गे आता है, ये इसका उल्टा है कि मेल बॉडी है, उसको ऐसा नहीं है जैसे हम बोलते हैं मीठा ये वो लच, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप नहीं, आपको पता चलेगा, आपके बीच में ही कोई हो सकता है मैं ही लेस्बियन हूँ, क्योंकि मेरा जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो मेरे रूम, मेरे प्राइवेट स्पेस का मैटर है ना। तो इस तरीके पब्लिक डिपिक्शन के लिए नहीं है। हम बेडरूम में क्या कर रहे हैं वो हमारा है, कंप्लीटली प्राइवेट, स्पेशली व्हेन वी आर इनटू दैट सेक्सुअल जॉनरा, वो मेरा प्राइवेट स्पेस है। ठीक है, ये हो गया कि मेल बॉडी, मेल की तरफ ही अट्रैक्शन हो रहा है। एसेक्सुअल में है कि इट डिपेंड्स, हो भी सकता है, ऐसा नहीं है, एक भ्रांति है कि उनको सेक्सुअल इच्छा ही नहीं होती, नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है उन पे कि उनका ओरिएंटेशन किस तरफ होगा, एक जेंडर की तरफ होगा, खुद से होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है। फिर आते हैं बाइसेक्सुअल्स, जिनका एक जेंडर से ज़्यादा की तरफ अट्रैक्शन है, हो सकता है उसको फीमेल भी पसंद है, मेल भी पसंद है, ट्रांस भी पसंद हो सकता है, कोई भी पसंद हो सकता है। बाइसेक्सुअल जब हम बोलते हैं हमें लगता है अच्छा 2 नहीं भाई, और भी जेंडर्स हैं, हम बहुत ही कैटेगराइजेशन, स्टिग्माइजेशन करते हैं चीज़ों का। फिर आता है कि ट्रांस, जो हमने बात की कि एक जो आपको बॉडी असाइन हुई है, जो जेंडर असाइन हुआ है बर्थ पे, सिस आपका जो जेंडर है, आप उससे आपका जेंडर एक्सप्रेशन नहीं मैच कर रहा है, लड़की है लेकिन लड़का की तरह अच्छा लग रहा है, लड़का है तो लड़की की तरह, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरसेक्स आता है, जिनको हमने बहुत इग्नोर किया हुआ है, बहुत ही अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है इस पूरे स्पेक्ट्रम में, इनको हम कंसिडर ही नहीं करते, और इनकी लाइफ ही सबसे ज़्यादा नर्क होती है।
क्योंकि जब एक ट्रांस वुमेन बनती है वो बहुत ब्यूटीफुली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है विथ हार्मोनल थेरेपीज एंड ऑल, हो जाता है, कुछ सालों तक हार्मोन थेरेपी चलती है, सर्जरीज हैं, या जो ट्रांस मैन है वो निपल क्राफ्टिंग कराएगा, ऐसे उसकी चेस्ट और बॉडी तैयार हो जाएगी मैम, आप पता नहीं लगा पाओगे कि ये लड़का है। मैं दिखाऊंगी आपको कुछ फोटोज़, ये होता है। बट जो इंटरसेक्स होते हैं उनका ये हो रहता है कि ऐसा बच्चा जो जन्म ले रहा है तो हम बता नहीं सकते हैं उसको देख के कि ये लड़का है या लड़की, मतलब क्लाइटोरियस और पीनस दोनों होगा या फिर ओवरीज और टेस्टिस दोनों होंगे, ये होता है इंटरसेक्स। और इनके साथ बहुत होता है कि जैसे थोड़े से ये मतलब बड़े होते हैं, या अगर किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा ये तो हो गया, वहीं पे उनका त्याग हो जाता है, ख़त्म, नहीं फैमिली एक्सेप्ट करती है। हमारे पास केसेस हैं जिसमें अपने ही माँ बाप बेच देते हैं। जीबी रोड में इनका स्पेशल कोठा है ट्रांसजेंडर्स का। हमारे पास केस है, रहती हैं हमारा परिवार है, वो हमारी बहन है, वो ट्रांसजेंडर हैं वो, तो उनकी अपनी फैमिली ने, अपने माता पिता ने उनको इंजेक्शन दिया मारने के लिए, नहीं मरी तो जिंदा जला दिया। ओके। वो जो मार्क है ना, बर्न मार्क, वो मार्क नहीं है, उनके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा है। जी मैम, आप जब उनसे बात करोगे वो बोल नहीं पाती है वो औरत। अगर किसी ने बोल दिया कि वो तुम्हारी कमर पे क्या दिख रहा है, ऐसे क्या हुआ, कैसे जल गई, वो बोल ही नहीं पाती है। हाथ पैर उसका कांपने लगेगा, आंखों में आंसू होगा, आंसू गिरेगा भी नहीं, वो लड़की बोल नहीं पाती है। ये स्थिति है उसकी। बच्चे हैं हमारे पास जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो कन्वर्ट हो रहे हैं जेंडर अपने आइडेंटिटी के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, वो बोलते हैं कि दीदी सबको बस यही जानना है कि मेरे पैंट के नीचे क्या है, मैं सेक्स कैसे करता हूँ, सबको बस इसी से मतलब। लोग मॉक करते हैं, तू कैसे करता होगा, तो क्यों जानना है आपको कोई कैसे कर रहा है? हम पूछ रहे हैं आपसे क्या कि आप कैसे कर रहे हो, और क्यों जानना है तुमको कि कोई कैसे कर रहा है? ये कोई जानने की मतलब, हम सबके लिए अम्यूजमेंट का टॉपिक है, सबके लिए क्यूरियोसिटी का एक वो है। हाँ, कि सेक्स टर्म आया तो क्या तो बॉयज़ में टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा और हम लोगों को शर्माना है, हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हम बोलते हैं तो हमें इजी गोइंग समझा जाता है। लोग ईजिली बोलते हैं, सो जाओ हमारे साथ, ईजी बोलते हैं, होता है ये। तो ये ट्रांसजेंडर्स का है। फिर आता है इंटरसेक्स, भी हमने कर लिया। अब क्वेयर एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब सब क्वेयर का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो उसको होता है अजीब। इसका इतिहास में सिग्निफिकेंस है, बहुत है चीज़ें। मतलब जब इनिशियली ये चीज़ें आई तो हुआ कि यार ये तो अजीब है, कुछ अलग है, तो इसलिए इनको क्वेयर टर्म दिया गया। फिर धीरे धीरे स्टडीज़ हुई, रिसर्चेज हुए, तो पता चला अच्छा ये फिजियोलॉजी है, ये सेक्शुअल ओरिएंटेशंस है, तो फिर इनको कैटेगराइज किया गया। बट इनिशियली सबको क्वेयर, मतलब कोई भी, अब जैसे मुझे दाढ़ी के साथ साड़ी पहनना है, ये तो क्वेयर हुआ, अजीब हुआ हमारे लिए, तो इसको हम क्वेयर बोल देंगे, ये होता है। तो क्वेयर मतलब हम ये स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो ऐसे होते, हो सकता है क्वेयर पर्सन को अभी ऐसी बॉडी पसंद है, नेक्स्ट टाइम कुछ भी पसंद होगा। ड्रैग क्वींस या ड्रैग किंग्स बनते हैं बेसिकली ये लोग, पब्स में, इन जगहों पे इनका काफ़ी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो परफॉर्म करते हैं, एंड आई वुड से कि यार ये लोग ना ब्लेस्ड होते हैं, मतलब कला तो इनको मिलती है। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि इनका गॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है रोकना, जो हम कर रहे हैं अपने हमारे साथ भी। जब हम टीम इनके पास, इनका जो वो होता है अड्डा, मतलब इनको गुरु के पास विजिट करते हैं ना, ओके, हमने हिदायत दे दी है कि कोई पैर नहीं छुएगा, कोई सिक्का नहीं मांगेगा, कुछ नहीं। लोग जाके पैर छूने लगते हैं कि एक सिक्का मिल जाए दांत से दबा के कि हमारा भंडार भर जाए। ये गॉडिफिकेशन रोकना है। और दूसरा, अगर श्राप, इतने तो हम नहीं हैं अभी कलयुग में कोई कि किसी को श्राप और दुआ लग जाए, नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। दुआ लगनी होती तो हम पता नहीं, शायद हमने रोल्स रॉयस तो खरीद ही लिया होता है। अब तक इतने ट्रांस हमारे साथ हैं तो हम तो कहाँ से कहाँ होगा। मैं बता रही हूँ, मैंने 15 घर बदले दिल्ली में। आज भी मेरी लड़ाई चल रही है मेरे लैंडलॉर्ड के साथ, ना वो मेरे बच्चों को आने देता, ना मेरे ट्रांस को आने। जैसे ही पता चलता उनको ट्रांस आ, अरे भागा, उनको चुल मच जाती है इस बात से, भागो भागो, बहुत गंदे से मैम बेइज्जती करके जाते हैं। और अपने आप को बहुत एलीट क्लास, बहुत प्रेस्टीजियस शो करते हैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने में। उनको लगता है हम इनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये गंदे लोग हैं, नीच हैं, टच हो जाएगा। मुझे बोला जाता था, मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज लेस्बियन, तो मुझे कहा जाता था कि बेटा देख, तू अपने समाज की है, मैं नहीं चाहता कि ब्राह्मणों की बेटी ख़राब हो, तू दूर रहे इससे, ये लोग एक गंध छोड़ते हैं, तू भी वैसी हो जाएगी। तो अभी तक तो वो गंध नहीं लगी मुझे, और मुझे आई थिंक आपको भी आज तक वो गंध तो हमें नहीं आया कभी। कोर्ट में इतने तरीके के ऑफेंडर्स आते हैं तो गंध छोड़ रहे हैं, डील करने लगो तो गंध छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
तो हर सेकंड गन छोड़ो फिर तो आप सेकंड का भी हिसाब लगाए तो मैं तो दूसरा पैंडेमिक ले आऊं। एग्जैक्टली हाँ, तो वही है कि हमारे बुक्स में भी है क्रोमोसोम, लेकिन उसको हमने डिफेक्ट के तौर पे बुक में प्रेजेंट किया है। उसको थोड़ा सा आप एक इन जनरल दिखाओ, मेल फीमेल और थर्ड एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा ऐसा होता है, वहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर दें। हमने अपनी हिस्ट्री को रिफॉर्म कर दिया है, नाउ इट्स टाइम कि हम साइंस को भी इवॉल्व करें, थोड़ा इवोल्यूशन लाएं वहाँ भी, टाइम है अब। या फिर नहीं हो पा रहा है तो हम एटलीस्ट बच्चों को बताना शुरू करें अपने घरों में कि बच्चा एक ये भी होता है। तो जब वो उनके सामने आएंगे तो उनको एलिनेटेड नहीं महसूस होगा, लगेगा अच्छा ठीक है मम्मी ने ये बताया था, पापा ने ये बताया था। और सबसे पहले तो हम अपने घर में अगर हमारा बच्चा ऐसा है तो हम उसे ही एक्सेप्ट करना सीखें और प्राउडली एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस अभी नहीं आएगी, ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है कि रातों रात 4 बार चैलेंज है अपने आप अलग अलग रेसिपी बना के बेटा अब बैगन अच्छा लग रहा है, नहीं होगा ऐसा। बहुत ग्रेजुअली जनरेशंस लगेंगी, बट एटलीस्ट बात हो। जी मैं बिल्कुल हाँ 10 लोगों में से कोई 2 लोग तो अवेयर बस बिल्कुल एक भी हुआ हमारा हो जाता काम खत्म। मतलब ये है कि सक्सेसफुल हो जाते हैं कि 10 में से कोई एक ने तो एक्सेप्ट किया, सेटिस्फेक्शन होता है जी कि हम उसके पीछे लगे हैं। और मैं अपने व्यूवर्स को बताना भी चाहूँगी कि शायद जो इन जैसे लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं कि वो कौन कौन से फेसेस को फेस कर रहे हैं आपको भी नहीं पता होगा। हो सकता है रास्ते में जाते हुए कोई इन्हें ही ऑफर कर दे कि चल रहे हो, हाँ मैम, इन्हें ही मैसेज आ जाए, इन्हें ही कुछ कर दिया जाए, तो शायद आप लोग नहीं समझ सकते हो कि किस तरीके की चीज़ें इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। किसके लिए कर रहे हैं? आप लोगों के लिए, समाज के लिए। तो हर कोई अपना योगदान समाज को दे रहा है और स्वाति मैम, निष्ठा मैम अपनी जगह अपना योगदान दे रहे हैं, मैं अपनी जगह योगदान दे रही हूँ। तो हम चाहते हैं कि इस योगदान को आप आगे बढ़ाएं। आप सोचो, आप समझो कि आपको बताया क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, उसके पीछे के रहस्य क्या हैं, क्यों चीज़ें हो रही हैं। तो शायद ये डिस्कशन आज का हमारा इसीलिए था कि इन चीज़ों को आप अच्छे से और गहराई से समझें। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहूँगी कि हम सब की मेहनत जो आज हम कर रहे हैं, शायद मेरा गला भी बता रहा होगा कि दर्द है, बट हम फिर भी उस बारे में बात कर रहे हैं कि आप 2 लोगों को तो वो बातें बताएं। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो इन चीज़ों से बिल्कुल बुरी तरीके से निचोड़ रखे हो, तो आप उनको अवेयर करो, आप उनको बताओ। और कहीं पे भी इस तरीके का क्राइम अगर आपको दिख रहा है और आपको लग रहा है कि आप चारों तरफ से फंस चुके हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ना पुलिस कर रही है, ना आसपास के लोग कर रहे हैं, ना घर वाले कर रहे हैं, ऐसे में आप स्वाति मैम और निष्ठा मैम को याद कर सकते हो। ये आपकी पूर्णतः मदद करेंगी। इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो कि NGO से जुड़ा हुआ है और जिनसे आप बात करके अपना केस डिस्कस कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो। और ये चीज़ें हम अपनी प्रोफाइल में नीचे डालेंगे और इनकी प्रोफाइल्स को भी टैग किया जाएगा। बट आप सबसे निवेदन है कि आप इन चीज़ों को 2 लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ कि किस तरीके से समाज में चीज़ें चल रही हैं। और सेक्स एजुकेशन जो फ़िलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इन पीछे मतलब कहा जा सकता है मैम कि इनके पीछे सेक्स बहुत बड़ा एक फैक्ट है, रोल प्ले कर रहा है कि अगर हम निष्ठा बांध लेते हैं कि हम सेक्स के ऊपर अपने बच्चों को अवेयर करना शुरू कर देते हैं, तो शायद आने वाले टाइम पे हमारी जनरेशन को हम देख पाएंगे कि चेंजेस आना शुरू हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि माँ बाप ही अवेयर करें। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं, आप बड़े भाई बहन हैं, तो आपका भी ये रूल है कि आप अपने से छोटे जितने भी हैं आप उनको एजुकेट करें, एटलीस्ट अवेयर करें। जी, तो चलते चलते मैं स्वाति मैम और निष्ठा मैम आपसे बोलना चाहूँगी कि आपके हिसाब से कोई जनता को या कोई यूथ को एक ऐसा जर्नल मैसेज हो जो वो मतलब ये नहीं कहूँगी कि मैं यंगस्टर्स के लिए, शायद हो सकता है हमारी कोई रील, हमारा जो पॉडकास्ट है कोई बच्चा भी सुन रहा हो, लाइक 11 ईयर्स का, 12 ईयर्स का, आप एक कॉमन ऐसा मैसेज जो वो सुन के मतलब कि इन चीज़ों को अवेयर हो, उन चीज़ों को समझे। तो मैं बीइंग अ लॉयर आपसे भी चाहूँगी कि आप एक छोटा सा मैसेज उनको दें, और मैं बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं चाहूँगी कि आप उनको भी एक मैसेज दें और हमारे योगदान को आप आगे बढ़ाएं। बीइंग ए लॉयर और इस प्रोफेशन में रहने के बाद जैसे आज की सोसाइटी जा रही है, लिव इन रिलेशनशिप और ये सारे केसेस जैसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स को एक मतलब मेरी सजेशन है या फिर मेरी एडवाइस है या मेरी रिक्वेस्ट समझेंगे कि अपनी कैसे भी पिक्चर, वो आपका कितना भी खास क्यों ना हो,
अपनी न्यूड्स, अपनी प्राइवेट पिक्चर्स कभी किसी के साथ, किसी मीडिया प्रोफाइल के थ्रू, किसी सोशल मीडिया के थ्रू, एनीबडी, एनीवन, कोई भी कंटेक्स्ट में कभी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें आपकी प्राइवेसी के लिए होती हैं। तो कृपया उसको पब्लिक ना करें। और जितने भी लोग हैं, आप ये चीज़ समझें कि अगर आपके आसपास कोई भी हिंसा या कोई भी अपराध किसी भी तरह का हो रहा हो, कानूनी गैर कानूनी जो भी चीज़ें हैं, आप उसको अपने नियर बाई थाने में जाके एक पुलिस वाले को ये नोटिस दे सकते हैं, और ये आपके लिए मतलब पूर्णतः सुरक्षित है। और पुलिस वाले इसके लिए कभी आपको परेशान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वाले हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं, और हमें ये समझना है कि वो हमारे रक्षक हैं। तो ये बहुत बड़ा जो लोगों में बन गया है माइंडसेट कि नहीं, पुलिस वालों के पास जाएंगे तो वो हमें परेशान करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसे डरे नहीं, आप अपनी बात कहें, आप अपनी राय रखें। स्वाति मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी व्यूवर्स को कोई जर्नली मैसेज जो वो सीख पाएँ, उन 2 बातों से ही ज़रूर कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल, मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि एक 2 पंक्ति है जो मेरे साथ हमेशा स्कूल टाइम से मेरे दिल दिमाग में है। कि एक गाना था, हमने 15 अगस्त पे गाया था कि लाए हम तूफान से किश्ती निकाल के, रखना मेरे बच्चों तुम देश को संभाल के। हाँ। तो तुम नींव हो बच्चों, इसको संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारे पेरेंट्स ने जो किया ठीक है, लेट इट बी। मैं जेंजीज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ। जब भी आपको ज़रूरत है आप मुझसे बात करो, टेक हेल्प, मैं आपके साथ हूँ। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप जनरेशनल ट्रॉमा के सर्वाइवर हो, उसके विक्टिम हो, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। बट हम समझ नहीं पाते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस और एजुकेशन के कारण। तो बस प्लीज़ अपनी संस्कृति को मत भूलो, थोड़ा सा बुक्स पे ज़्यादा एक्सप्लोर करो इंस्टेड ऑफ रीडिंग ऐसे फिक्शनल जो आप नॉवेल्स पढ़ते हैं। मुझे पता आपको ये बहुत पसंद है। इसके अलावा थोड़ा सा ट्रेडिशनल चीज़ें जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उन पे भी फोकस करिए, और आपकी कंधों पे ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, जो हमारे ओल्ड जनरेशन्स हैं जो कहते हैं इनको ये कर दिया, उनको ये कर दिया, आजकल के बच्चे, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आपकी जिम्मेदारी है कि नींव वही रखना है जो हमारी थी, बस निर्माण नया करना है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोपिए मत, घूंघट आपने किया, आपकी बहू नहीं करेगी क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, और आपने किया तो उसको ग्लोरीफाई मत करिए। बस वही याद रखिए, जैसे स्टार प्लस पे भी याद आता है कि रिश्ता वही सोच नहीं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये कि नींव वही है, निर्माण नया करना है। जी जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आप दोनों का कि आज फिर से हम कुछ मुद्दों को जान पाए, समझ पाए, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। कुछ समाज के और बहुत बड़े मुद्दे हैं, अगर हम आज ही उनको डिस्कस करने लगे तो शायद हमारा पूरा टाइम ही एक दिन भी कम है जा सकता है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि आप कौन से चीज़ों को लेकर के ज़्यादा अवेयरनेस इन लोगों से जानना चाहते हैं। बीइंग अ लॉयर और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, हम उन मुद्दों पे फिर से मैम को इकट्ठा करेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे। जैसे कि आपने हमारे पहले पॉडकास्ट को प्यार दिया, उनमें आपने बताया कि स्वाति मैम के साथ और निष्ठा मैम के साथ, निष्ठा मैम आज हमारे पास आई क्योंकि हमारे पास कुछ जीएम्स आए थे कि एडवोकेट को लेके आया जाए, कुछ सॉल्यूशन हमें बताया जाए। तो ऐसे ही कुछ और चीज़ें जो आपको जानना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास रिकमेंडेशन आई है जेंडर को लेकर के, ट्रांसजेंडर को लेकर के, तो जल्दी ही हम दोबारा से मिलेंगे और उन टॉपिक्स पे लगातार बात भी करेंगे, अवेयर भी करेंगे। तब तक के लिए आप सब सुरक्षित रहिए, घर पे स्वस्थ रहिए। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।